इनका सीधा सीधा मत था कि भाई एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, सेकुलर कंट्री हो, जिसमें कि सभी धर्म बराबर हों और सबके बराबर अधिकार हों, सबको एक वोट का अधिकार हो, ए वन मैन वन वोट, और जितनी भी अपॉइंटमेंट हैं, नियुक्तियां हैं, वो सब मेरिट के बेसिस पर हों, योग्यता के आधार पर हों, और सबके साथ एक कानून हो। तो पक्के सेकुलर थे वो। हिमाद्रि तुंग सिंग्र से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अंतर्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। जी हाँ, आज हम एक महान क्रांतिकारी दामोदर वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके अगले दिन मतलब कल 28 तारीख को दामोदर सावरकर जी का जन्मोत्सव है। और आज सावरकर जी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कमलाकांत त्रिपाठी जी मौजूद हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। कमलाकांत त्रिपाठी सर की एक नई पुस्तक आ गई है, नायक बनाम प्रतिनायक। कमलाकांत त्रिपाठी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में पढ़ाई की, उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से एमफिल किया। 1972 से 75 तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापन किया और उसके पश्चात आप भारतीय राजस्व सेवा में ज्वाइन कर लिए। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। पहले तो आप कहानी संग्रह और उपन्यास लिखते थे, जिसमें से निशांत का कोहरा घना, तरंग आदि ये कहानियाँ हैं। उसके बाद आपने एक शोध पुस्तक भी लिखा, रोड टू एक्सीलेंस। आपको श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यिक कृति पुरस्कार 1991, श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2016 आदि कई सम्मानित किया गया है। सर, आपने अपनी पुस्तक का जो शीर्षक है वो नायक बनाम प्रतिनायक क्यों चुना है, और ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी या क्या चीज़ आपको प्रेरित करती थी कि आपने सावरकर पर लिखना प्रारंभ किया? इससे पहले आप कहानी और अधिक चीज़ें ज़्यादा लिखते थे, कहानी और उपन्यास। सावरकर पर किताबों की कोई कमी नहीं है, सामग्री की कोई कमी नहीं है, और खुद सावरकर ने अपने लाइफ में काफ़ी कुछ लिखा है। खुद लेखक, बहुत बड़े लेखक थे मराठी के। लेकिन जो हमको पिंच करता था वो ये था कि सावरकर के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं, बड़े विवाद हैं, बहुत द्वेषजनक विवाद हैं, और ऐसे लोग उसको मान लेते हैं जिनको तथ्य का कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने उनके जो विवाद थे, उनके जीवन के जो भ्रांतियां थी, जिनको लेकर उनका क्षुद्रीकरण किया जा रहा था, उन्हीं बिंदुओं पर लिखना जरूरी समझा। कि कोई वैसी जीवनी नहीं है, कोई खोज करके पहली बार जीवनी प्रकाशित हो रही है। जीवनी का शुरू से अंत तक उद्देश्य रहा उन भ्रांतियों को दूर किया जाए, तथ्यों के माध्यम से जो सही तथ्य हैं उनको उभारा जाए। तो इसीलिए इसका नाम रखा हमने नायक बनाम प्रतिनायक। आप इसको पढ़ने के बाद जो तय करें, मैं नहीं तय करता हूँ, आप तय करें कि इसको उनको नायक मानते हैं या प्रतिनायक मानते हैं, हीरो मानते हैं या एंटी हीरो मानते हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि सावरकर का जो प्रारंभिक जीवन रहा, स्कूल से और फिर लंदन गए, आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि आपने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है। 8 वर्ष की उम्र थी तब से उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद भाषण प्रतियोगिताओं में भी काफ़ी उम्दा, और अखबारों में लिखना भी प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। देखिए, उनकी क्रांतिकारिता की शुरुआत होती है जब वो हाई स्कूल पढ़ने गए नासिक। इसके पहले गांव में, क्योंकि गांव में ही एक पाठशाला थी, भागुर गांव उनका, जहाँ पैदा हुए थे, तो वहाँ पर पढ़ते थे। उसके बाद वहाँ से अपना वो हाई स्कूल करने नासिक गए। नासिक में ही उन्होंने अपने भाई के साथ मिले, बड़े भाई बाबा राव सावरकर के साथ मिल करके अभिनव भारत नाम की संस्था का प्रणयन किया, स्थापना किया। और उसके जो प्रेरक बिंदु थे, चापेकर बंधुओं का उत्सर्ग था, जिसको उन्होंने बचपन में ही सुना था और उस पर बैलेट लिखा था। जैसा आपने कहा, बहुत कम उम्र में
लिखने लगे थे। तो हाई स्कूल नहीं पहुँचे थे, हाई स्कूल बस पहुँचने वाले थे, तभी उन्होंने बैलेड लिखा था उनके ऊपर, और उसका हमने अनुवाद दिया हुआ इस किताब में, अंतिम पंक्तियों का। तो उनकी प्रेरणा से उन्होंने क्रांतिकारी संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष द्वारा देश को आज़ाद कराने का पूरा दर्शन अध्ययन किया। उन्होंने सब भारत का इतिहास, यूरोप का इतिहास, राजनीतिक दर्शन वगैरह पढ़ाई कर डाली उन्होंने हाई स्कूल में। उसके बाद जब ये कॉलेज में गए, पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज पढ़ने के लिए, वहाँ से गए। हाई स्कूल पास करने के बाद शादी भी उसी साल हो गई, इस साल हाई स्कूल पास किया। तो वहाँ पर उन्होंने अभिनव भारत का नाम बदल, पहले उसका संस्था का नाम था मित्र मेला उसका नाम था, अभिनव भारत तो बाद में नाम था। वहाँ से जब वो वहाँ पहुँचे पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज, तो उसका नाम उन्होंने कर लिया अभिनव भारत। ये उन्होंने लिया मैजनी से। मैजनी जो इटली के बहुत बड़े एकता करने वाले, एकीकरण करने वाले और आज़ाद कराने वाले इटली के बहुत बड़े हीरो थे वहाँ के, पूरे यूरोप के, पूरे विश्व के। उनको उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। तो उनकी संस्था का नाम था यंग इटली। उसी के तर्ज पर इन्होंने नाम रखा अभिनव भारत, यंग लोगों का भारत, और फिर उसका विस्तार किया। वहाँ से ये पुणे से फिर बम्बई पढ़ने आए, लॉ करने आए। कुछ दिन, 1 साल करीब रहे वहाँ। तब तक इनको स्कॉलरशिप मिल गई। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में रह कर के बैरिस्ट्री करते थे, काफ़ी रिच थे। उनके पत्नी भी रिच थी, एक सेठ की पुत्री थी। वो बहुत गरीब परिवार के थे, कॉटन मिल के मजदूर के बेटे थे। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देश की ओर ध्यान दिया, देश की आज़ादी की ओर ध्यान दिया इंग्लैंड में, और अपने पैसे से जो कुछ भी कर सकते थे किया। वहाँ उन्होंने इंडिया हाउस नाम की एक बोर्डिंग हाउस एक तरह से तैयार किया, जिसमें ऐसे लोगों को रखते थे जो देश के लिए समर्पित हों। तो उसमें छात्रवृत्ति भी देते थे लोगों को। छात्रवृत्ति पूरी नहीं होती थी, लेकिन सहायता देते थे। उसके लिए एक प्रार्थना पत्र था, उस प्रतिज्ञा पत्र भेजना पड़ता था, और 2 गणमान्य लोगों से उस पर हस्ताक्षर करने होते थे। उसमें एक लोकमान्य तिलक ने किया इनके प्रार्थना पत्र पर, और उसमें ये सब प्रतिज्ञाएं थी कि मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद न तो कोई पद ग्रहण करूंगा सरकार के मातहत, न सरकार के मातहत कोई इलेक्शन लड़ूंगा किसी संस्था के लिए, और पूरा समय अपना देश के लिए लगाऊंगा। ये सब उसमें प्रतिज्ञाएं थीं। वो भेज दिया इन्होंने, वहाँ स्वीकार हो गया। तो वहाँ बुला लिए गए। तो ऑपरेंटली वहाँ पर वो गए थे लॉ करने के लिए, बैरिस्ट्री पास करने के लिए। लेकिन वहाँ पर उनका उद्देश्य था कि अभिनव भारत की एक्टिविटीज़ को वहाँ यूरोप में बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ अधिक मौका था। वहाँ इतने बंधन नहीं थे जितने यहाँ पर थे, और वहाँ का लॉ भी बहुत लिबरल था। तो इसलिए तो जब वे पहुँचे वहाँ पर, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने उसका मैनेजमेंट इन्हीं को दे दिया, इंडिया हाउस का। इंडिया हाउस से एक से एक क्रांतिकारी निकले, सब इनके साथ भी थे, कुछ इनके दूर दूर के साथी, सब लोग वहीं ट्रेन हुए थे। भीकाजी कामा थी, हरदयाल सिंह थे, लाला हरदयाल थे, सिंह नहीं सॉरी, लाला हरदयाल थे, और विभूत चंद्र, और बंगाल के कई क्रांतिकारी वहाँ पर थे। तो उन सब को उन्होंने ट्रेन किया क्रांति के दर्शन में, और ऑर्गेनाइज किया एक्टिविटीज़, इनको रोका भी कि भाई ये मत करो। तो पहले काम उन्होंने ये किया कि बम बनाने का मैनुअल एक रशियन से प्राप्त किया, अपने एक दोस्त के माध्यम से। वहाँ उनके कुछ अंग्रेज दोस्त भी बन गए थे। उसकी फ़ोटोकॉपी प्राप्त किया। फ़ोटोकॉपी के आधार पर एक रशियन लेडी ने उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया, रशियन में था वो, अंग्रेजी में अनुवाद किया, और उसको लेकर के 3 लोगों को अपने इंडिया भेजा। उसमें एक मोतीलाल वर्मा थे, हाँ। और वहाँ उन लोगों ने यहाँ चुपके से ला करके उसको गुप्त रूप से भारत में जहाँ जहाँ क्रांतिकारियों के केंद्र थे, सब में एक एकता थी, सब में, हाँ, एक सूत्र बंधे हुए थे सब। तो उन सब को उन्होंने पहुँचाया सारे केंद्रों में, और उस तरह के बम बनने शुरू हो गए। खुदीराम बोस ने उसी बम का इस्तेमाल किया था। तो ये काम किया, बम बनाने की टेक्निक वहाँ पर
भेज दी, नई टेक्निक भेज दी। और फिर सब जब हो गया कि वहाँ काफ़ी तैयारी हो चुकी है इंडिया में, तब इन्होंने उन खास लोगों को जिन्होंने खास तौर से भारत के साथ अत्याचार किया था भारत में रहते हुए, उनको मारने का काम शुरू किया। और वो भी काम इसलिए शुरू किया कि वो जो एक क्रांतिकारी पंजाब से आए थे, मदन लाल धिंगरा जी। वो पहले से ही क्रांतिकारी थे। और खोजते खोजते वो पहुंच गए इंग्लैंड, क्योंकि उनके बड़े भाई इंग्लैंड रहते थे, तो उनको बुला लिया कि हाँ कुछ पढ़ाई लिखाई करो। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला कोर्स उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन रहते हुए इंडिया हाउस में। और वो कुछ यही सब करने के लिए गए ही थे। बहुत ज़बरदस्त देशभक्त थे, जबकि उनके पिताजी बड़े खैरख्वाह थे सरकार के, नौकर भी थे, वो चिकित्सक थे। तो उन्होंने मतलब उनकी मार्फत पहले तो लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल बंगभंग किया था, उनको मारने की योजना थी। उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट दिया था देश को, भंग करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते थे। वो जब पहुँचे जिस मीटिंग में उनको मारने के लिए, तो वो तब तक वो दरवाज़ा उसका बंद हो गया था। तो दूसरे जो टारगेट थे वो थे कर्जन वायली। कर्जन वायली वो सब था जो वहाँ पर जासूसी डिपार्टमेंट का हेड था, और ख़ास तौर पे भारतीय विद्यार्थियों के ऊपर, जो यहाँ से जब पढ़ने जाते थे इंग्लैंड, उनकी जासूसी करता था, इंक्लूडिंग ये सावरकर। जब ये तय हो गया तो फिर वो मदन लाल धिंगरा वहाँ से चले गए और एक अलग बिल्डिंग लेकर रहने लगे, और उसमें बिल्कुल डैंडी की तरह रहने लगे, अंग्रेज़ों की तरह सब। और फिर लास्ट दिन उन्होंने उनको भेजा, जब जा रहे थे एक पिस्तौल उनको दिया और बयान लिख कर दिया कि तुम्हें ये बयान देना है कोर्ट में। वो बयान पूरा इस किताब में आया हुआ है। धिंगरा ने कहा, मैं अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं केवल अपने कृत्य को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए दलील देना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, किसी अंग्रेजी न्यायालय को मुझे गिरफ्तार करने, जेल में बंद रखने या फांसी देने का कोई अधिकार नहीं है। यही कारण है कि मैंने अपने बचाव के लिए कोई वकील नहीं किया। मेरी मान्यता है कि यदि एक अंग्रेज के लिए यह देशभक्ति का न्यायपूर्ण कार्य होगा कि जर्मनी के इंग्लैंड पर कब्जा जमाने की स्थिति में वो जर्मनों से लड़े, तो मेरे लिए अंग्रेज़ों से लड़ना उससे अधिक देशभक्त का और उससे अधिक न्यायपूर्ण कार्य है। मैं अंग्रेज़ों को पिछले 50 सालों में 8 करोड़ भारतीयों के कत्ल का जिम्मेदार मानता हूँ। जो अंग्रेज़ यहाँ से भारत जाकर 100 पाउंड प्रतिमाह पाता है, उसका सीधा मतलब होता यह है कि वह उन 1000 गरीब भारतीयों को मृत्युदंड देता है जो 100 पाउंड में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजर कर लेते हैं। इसके अलावा भारत से 10 करोड़ पाउंड छीन कर इस देश में ले आने के लिए भी मैं इंग्लैंड को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं उन्हें अपने देश के ऐसे देशभक्तों को फांसी पर चढ़ाने और देश निकाला देने का दोषी मानता हूँ। जैसे जर्मनों का इस देश पर आधिपत्य स्थापित करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक वैसे ही अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है। अतः हमारे लिए पूर्णतः न्यायपूर्ण है कि हम उन अंग्रेज़ों की हत्या कर दें जो हमारी पवित्र भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। मुझे तो अंग्रेज़ों के क्रूर पाखंड, ढोंग और स्वांग पर आश्चर्य होता है। वे अपने को दमित मानवता के कांगोवासियों और रूसियों के उद्धारक के रूप में पेश करते हैं, जबकि स्वयं भारत में क्रूर दमन और भयानक नृशंसता को अंजाम दे रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कुछ रह गया था तो फांसी के ठीक पहले कहा उन्होंने, मेरा विश्वास है कि विदेशी बंदूकों के सहारे नियंत्रण में रखा गया राष्ट्र एक सतत युद्ध की स्थिति में होता है। चूँकि एक निरस्त्रीकृत नस्ल के लिए, वहाँ पर डिसआर्मामेंट था ना हमारे देश में, निरस्त्रीकृत नस्ल के लिए खुला युद्ध असंभव है, मैंने अचानक हमला किया। चूँकि मेरे लिए बंदूक पर मनाही थी, मैंने पिस्तौल निकाली और फायर कर दिया। मेरी तरह धन और बुद्धि से वंचित एक पुत्र के लिए माँ को अर्पित करने के वो रक्त के सिवा कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने अपनी उनकी बेदी पर
वही चढ़ा दिया, रक्त चढ़ा दिया। इस समय भारत में एक ही पाठ सीखने को है, हम कैसे मरें, और उसे सिखाने का एक ही तरीका है, हम खुद मरें। ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि मैं उसी माँ की कोख से पुनः जन्म लूँ और उसी पवित्र लक्ष्य के लिए पुनः मरूँ जब तक कि वह लक्ष्य पूरा न हो जाए। वंदे मातरम। सर, ये सावरकर का लिखा हुआ। सावरकर का लिखा हुआ है, उन्होंने लिख कर दिया था जी इन्हें। जी। सर, जब सावरकर यहाँ से भारत से इंग्लैंड जाते हैं, फिर वो एक किताब लिखने का प्रयास करते हैं जो 1857 की भारत में क्रांति हुई थी। तो सर उस पर कुछ प्रकाश डालिएगा आप। हाँ, देखिए, पहले तो उन्होंने कारण किताब क्या था सर ये हाँ, किताब पहले लिखने तो का? उन्होंने लिखा माधिनी चरित्र, हाँ। और उनकी जीवनी का अनुवाद किया, जीवनी और उनके कुछ लेखों का अनुवाद किया, मैजनी के, जो जिसका जिक्र मैंने पहले किया, और उसमें 25 पृष्ठ की भूमिका अपनी जोड़ी, बड़े विदग्ध भाषा में, मराठी में। माधिनी चरित्र का उसका मराठी में नाम था। वो किताब इंडिया से पब्लिश हुई, उनके बड़े भाई ने पब्लिश कराया उसको। पब्लिश होने के बाद इतनी पॉपुलर हुई कि एक हफ्ते में सब बिक गई कॉपियाँ, और उसकी जो प्रस्तावना थी, भूमिका थी, लोगों ने उसको रट लिया और उसका पाठ करने लगे और उसको लेके जुलूस निकाला। इसीलिए अंग्रेज़ों को एक एक्ट पास करना पड़ा, ये किताब की पब्लिकेशन को, जो देश भक्ति की किताब हो, उस पर बैन लगाने का। तो पहला बैन 1801 का जो एक्ट पास हुआ, उसके अंतर्गत पहला बैन मैजनी चरित्र पर ही लगा था। पहली शिकार वही किताब थी। जब वो हो गया पूरा, सब काफ़ी उसका प्रचार हो गया, लोगों ने याद कर लिया, तब उन्होंने लिखा, ये 1857 पर लिखना शुरू किया। लिखना इसलिए शुरू किया कि 1857 का जो इतिहास अंग्रेज़ों ने लिखा था, मोस्टली उसी के आधार पर कुछ हिंदुओं ने, कुछ भारतीयों ने भी लिखा था, वो बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास था। इनको इसका आभास था, और आभास को उन्होंने पूरी तरह से कन्विंस करने के लिए तथ्यों में बदला। किस तरह कि वहाँ जो ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी थी, उसमें एक लाइब्रेरियन थी लेडी, उसके पति मुखर्जी थे कोई, वो पहले इनके प्रबंधन देखते थे इंडिया हाउस का, तो वो उनके मित्र थे। तो अपनी पत्नी से कह करके उन्होंने इनको वो सुविधाएं दिला दी जो किसी को नॉर्मली मिलती नहीं थी। तो इनको तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले, दस्तावेज मिले जो बैन थे, जो पब्लिक के लिए बैन थे, और करेस्पॉन्डेंस जो हुए थे यहाँ इंग्लैंड और इंडिया के अफसरों के बीच में, और चिट्ठियाँ थीं जो बैन थीं। तो ऐसे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको मिले, और उससे इनको लगा कि ये तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ये म्यूटिनी नहीं थी। तो ये तो म्यूटिनी की साजिश रची गई, कि म्यूटिनी कहा जाए इसको, अंग्रेज़ों ने साजिश रची। उसी तरह से ये इनका भी करते, आज़ाद हिंद फौज को भी म्यूटिनी करार दे देते। बाद में कहा गया, एक विचारक ने कहा, अगर ये किताब नहीं लिखी गई होती तो अंग्रेज़ और कांग्रेस मान भी लेती कि म्यूटिनी थी, वो उसके हित में था कांग्रेस के, उसमें तो कांग्रेस को तो उनको कोलैबोरेटर मानती ही थी नाजी का। तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया कि उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सिद्ध किया। वो किताब मराठी में लिखी, जैसे कोई उनकी आदत थी, मराठी में ही लिखते थे, और फिर उसको छापने के लिए भारत भेजा तो कोई छापने को तैयार नहीं हुआ, तो वापस भेज दी गई। तो फ्रांस के थ्रू इनको मिली। फिर वहाँ से इनके जो साथी लोग थे, वीवीएस अय्यर वगैरह, काफ़ी अच्छे अंग्रेजी विद्वान थे काफ़ी, उन सब ने मिलकर एक हफ्ते में उसको ट्रांसलेट कर लिया। मोटी किताब है, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, और फिर वीकाजी कामा ने उसको हॉलैंड में प्रकाशित करा दिया। ये पहला संस्करण था? हाँ, पहला संस्करण था, बिना नाम के, बिना इन्होंने नाम नहीं दिया, बस द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बस यही नाम रखा गया उसका, अनुवाद का। वहाँ से छप के पेरिस गई, वहाँ रखी गई। इनके एक और क्रांतिकारी थे राणा, उनके घर में रखी गई, और वहाँ से इसको इंग्लैंड से नहीं पैक किया गया, वहाँ से पैक करके पिकनिक पेपर्स वगैरह के कवर में इंडिया भेजा गया, खास खास लोगों के पास। फिर तो उसका इतना प्रचार हुआ कि कई भाषाओं में अनुवाद हो गया। वो बैन थी, वो ऐसी पहली किताब थी जिसको कि अंग्रेज़ों ने पब्लिकेशन के पहले ही बैन कर दिया था। एक उसका एक चैप्टर, मराठी चैप्टर इनको मिल गया था कहीं किसी जासूस को,
उसके आधार पर इसको पब्लिकेशन के पहले ही बैन कर दिया था। तो बैन किताब अंग्रेजी में हॉलैंड में छपी, पेरिस आई, पेरिस से इंडिया भेजी गई और इतना उसका प्रचार हुआ कि उसका कई भाषाओं में अनुवाद हो गया, मराठी को छोड़ करके। मराठी में लिखी गई थी, मराठी अनुवाद वाली की जो मराठी ओरिजिनल बुक जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद छपी। तो बंगला उंगला में सब हो गया अनुवाद, गुजराती, बंगला, हिंदी सब अनुवाद हो गया। और दूसरा संस्करण उसका लाला हरदयाल ने अमेरिका से निकलवाया। जब कोटामारा गारू का जो चल रहा था संघर्ष, उसमें एक धर्म ग्रंथ की तरह इसका इस्तेमाल हुआ। और तीसरा संस्करण, गुप्त संस्करण, भगत सिंह निकलवाया अपने क्रांतिकारियों को बांटने के लिए और उसको बेच करके फंड इकट्ठा करने के लिए। और 2 कॉपियाँ उसमें से इनको भी भेजी थी जब ये जेल में थे। और नहीं, जब ये जेल में उस समय तक नहीं गए थे। और फिर चौथा संस्करण उसका निकला है जर्मनी से, फ्री इंडिया सोसाइटी, जो सुभाष चंद्र बोस को मिली और उनको प्रेरणा बनी आज़ाद हिंद फौज गठन करने में। ये है उसका इतिहास। वो उसने भी अपना एक इतिहास बनाया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पे की इतिहास पर लिखी हुई पुस्तक ने भी अपना इतिहास बनाया। तो मतलब मान सकते हैं कि सावरकर के जो क्रांतिकारी बनने का जो सबसे पहला एक कारण था वो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति थी। हाँ, इसी कारण अभिनव भारत के जो सदस्य थे वो शहीद दिवस के तौर पर मनाते थे। आप इसका जिक्र कर रहे थे। 1908 में एक शहीद दिवस मनाते थे और अपने को उन क्रांतिकारियों से जोड़ते थे जिन्होंने 1857 में संघर्ष किया था और असफल रहा था। उनका आपका संघर्ष जारी है, हम लोग उसी संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं और तब तक जारी रहेगा जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता, आपका सपना पूरा नहीं हो जाता। सावरकर, जैसे आपने पुस्तक का शीर्षक भी रखा है नायक बनाम प्रतिनायक, सावरकर पे कई आरोप लगते हैं। जो मैं पहला अपना जो आरोप है लगा हुआ इन पर कि ये 2 नेशन थ्योरी का जो पहला बार उपयोग किया गया था वो सावरकर के द्वारा किया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 नेशन थ्योरी उन्होंने माना ही नहीं। उन्होंने केवल हिंदू राष्ट्र को माना कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो एक राष्ट्र है। हिंदू कम्युनिटी में कौन लोग थे? जिनके धर्म का स्रोत भारत में था। उसमें सनातनी आते हैं, आर्य समाजी आते हैं, प्रार्थना समाजी आते हैं, ब्रह्म समाजी आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं। वो सब मिलकर के एक राष्ट्र बनाते हैं। वो सांस्कृतिक राष्ट्र, धर्म से कोई संबंध नहीं उसका, पूजा पद्धति से कोई संबंध नहीं। वो तो एक राष्ट्र है और प्राचीन राष्ट्र है, वो आज का नहीं है। वो उनकी लोगों को चेतना में भरा हुआ और वही राष्ट्र प्रेमी हो सकते हैं। उनके अलावा जो बाहर से आए हैं, जिनका धर्म का स्रोत बाहर है, उनकी लॉयल्टी बाहर के साथ है, यहाँ की हो ही नहीं सकती। जैसे इस्लाम के बारे में उन्होंने बताया, वो बड़ा बर्निंग इश्यू था उसमें हिंदू मुस्लिम का। उन्होंने कहा कि इस्लाम में तो दारुल हर्ब है और दारुल इस्लाम है, वहाँ राष्ट्र की कोई चेतना ही नहीं, राष्ट्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं, कि उनको तो पूरे वर्ल्ड को मुसलमान बनाना है। तो जहाँ तक मुसलमान बन गए हैं, जहाँ मुसलमानों का शासन आ गया है, वो तो दारुल इस्लाम है। शेष दुनिया दारुल हर्ब है। उसमें अगर उनको रहना पड़ता है तो उनको संघर्ष निरंतर करना पड़ेगा सबको मुसलमान बनाने का। और अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको वहाँ से हिजरत करना पड़ेगा उनको। खिलाफत के टाइम पर 20,000 मुसलमानों ने हिजरत किया था, चले गए थे अफ़गानिस्तान। तो उनका तो राष्ट्र कहीं हो ही नहीं सकता। कोई भी दुनिया में कोई भी स्थान उनका राष्ट्र नहीं है। वो पूरी दुनिया उनका एम्बिशन है, पूरी दुनिया उनका राज्य हो और इस्लाम का प्रचार। तो दो नेशन थ्योरी कहाँ से कैसे मान सकते थे? एक राष्ट्र मानते थे, उसमें मुसलमानों को एक समुदाय मानते थे। जैसे पारसी समुदाय है, यहूदियों का समुदाय है, भारत में रहता है। जैसे ईसाई बने लोगों का समुदाय है, भारत में रहता है। एंग्लो इंडियन का समुदाय है, भारत में रहता है। वैसे वो भी रहते हैं। जब उनकी कोई समस्या नहीं है, वो लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं, तो इनकी क्या समस्या हो सकती है? इनका जो उद्देश्य था, इनका जो लक्ष्य था, आज़ादी के बाद क्या होना चाहिए, उनका था कि एक आदमी एक वोट, बराबर सबको, कोई विशेष किसी को सुविधा नहीं, सबको योग्यता के आधार पर काम और कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ, सबको बराबर का अधिकार, मौलिक अधिकार सबको बराबर का, सबको बराबर के अवसर,
लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट के बहुत खिलाफ थे, वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बहुत खिलाफ थे। धर्म के आधार पर क्यों? धर्म के आधार पर किस बात का? तो धर्म तो बल्कि वो सबसे बड़े सेकुलर थे वो। धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं, न बहुसंख्यक धर्म के आधार पर, न अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर। सब कुछ एक मॉडर्न नेशन के रूप में, जैसे एक मॉडर्न नेशन जैसे काम करता है सेकुलर तरीके से, वैसे काम कर। सबसे बड़े लिबरल थे। सबसे बड़े लिबरल थे इस मामले में, सेकुलर थे। जो असल में बात यह है कि वो धर्म में विश्वास ही नहीं करते थे, वो तो एग्नोस्टिक थे, एक तरह से अनिश्वरवादी थे वो। तो वो तो अपने हिंदू धर्म को भी राष्ट्रीय चरित्र का एक हिस्सा मानते थे, क्योंकि उसका यही उसका जन्म हुआ। बाकी किसी उसकी पूजा पद्धति वगैरह में, कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था। खुद अपने संस्कार के लिए उन्होंने मना किया था कि हमारा अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। अपनी पत्नी के संस्कार नहीं किया उन्होंने अपने आप, बेटे ने कुछ किया। तो वो तो इन सब आडंबरों को, अंधविश्वासों को बिल्कुल मानते ही नहीं थे, लेकिन राष्ट्र को मानते थे। हिंदू एक कम्युनिटी है, एक जो कि राष्ट्र बनाती है। हाँ, भौगोलिक राष्ट्र है। हाँ, आज सिंधु तो सिंधु से लेकर के समुद्र तक एक है वो, उसमें एकता का भाव है, और उसी को इससे प्रेम हो सकता है, और किसी को प्रेम हो ही नहीं सकता। जी। एक आरोप सर और लगता है कि मुस्लिम लीग के साथ सावरकर ने सरकार बनाई थी। ये सरासर झूठ के आसपास। ये सरासर झूठ है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। जैसे आपको 3 जगह उनका उल्लेख होता है। आप चर्चा से पहले भी मेरे से बता रहे थे जी। स्टैंडर्ड किताबें हैं जो वामपंथी लेखकों की, जैसे सुमित सरकार ने भी इसका जिक्र किया है कि बंगाल में उन्होंने सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के। ये यद्यपि उन्होंने लिखा डिटेल में कि मुस्लिम लीग इस रूप में थी, लेकिन इसको बड़ा अनयूजुअल बताया उसमें उन्होंने। सच्चाई ये है कि उन्होंने मुस्लिम लीग के खिलाफ सरकार बनाई थी, मुस्लिम लीग के साथ नहीं बनाई थी। पहले मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी की सरकार, ज्वाइंट सरकार थी। मतभेद हुए दोनों में, क्योंकि मुस्लिम लीग का एजेंडा ऑल इंडिया मुसलमान पार्टी बनाना था, और इस्लाम खतरे में है जिसका नारा था, और उसमें से जमींदार लोग शामिल थे वहाँ बंगाल के। जब कृषक प्रजा पार्टी टेनेंट्स की पार्टी थी, वहाँ के जो किराए पर लेकर, एक तरह से जो रेंट पर लेकर जो खेती करते थे। यहाँ जमींदारी व्यवस्था जहाँ यूपी में थी, वहाँ पर भी यही हाल था। लगान के रूप में देते थे वो। तो उनके हितों की रक्षा के लिए वो पार्टी बनी थी। उसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं था। पहले बल्कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, कुछ कारणों से नहीं बनी, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि प्रायोरिटी दी जाए इस चीज़ को कि क्रांतिकारियों को छोड़ा जाए, जो बंद राजनीतिक कैदी उनको छोड़ा जाए, जबकि उनकी प्रायोरिटी थी पहले टेनेंसी रिफॉर्म्स। वो बहुत पिछे हुए थे लोग वहाँ के। तो उनकी सरकार बनी थी मजबूरी में लीग के साथ। फिर अनबन हो गई, क्योंकि ये एक सीमा के आगे वो जा नहीं सकते थे। फजलुल हक जो उसके हेड थे, वो इनके साथ, जमींदारों के साथ और ऑल इंडिया मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जा नहीं सकते थे, और इस्लाम खतरे में है। बल्कि कई नेताओं ने कहा, विधानसभा की प्रोसीडिंग्स के दौरान कहा, ये तो बोगस नारा है, कहाँ खतरे में है। तो दोनों में मतभेद हुआ और वो अलग हो गए। मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया, और उस समय जिन्ना भी नाराज़ हो गए थे उनसे पर्सनली, क्योंकि उन्होंने वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में वो मेंबर हो गए थे। तो मेंबर होने उनका बिना हमसे पूछे कैसे मेंबर हो गए, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं रिजाइन नहीं करूँगा। 2-3 लोग और हुए थे, वो लोग विड्रॉ कर लिए। फजलुल हक ने नहीं किया विड्रॉ, तो अंत में मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया अपना सपोर्ट। तो विड्रॉ करने के बाद वो वहाँ पर गवर्नर शासन लागू हो गया। उसके बाद उन्होंने, फजलुल हक ने एक नई सरकार बनाई, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार। वो सरकार उन्होंने मेनली फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ बनाई। उसके कई सारे एमएलए थे वहाँ पर। कांग्रेस का एक विभाजन जैसा हो गया था, उसी से कांग्रेस के लोग फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हो गए थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक ने सपोर्ट किया, और इनके 2 मेंबर थे हिंदू महासभा के। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो बाद में उसके अध्यक्ष ही बने। तो एक तो वो थे, और एक और।
इन दोनों के सपोर्ट से सरकार नहीं बन सकती थी। इन दोनों ने सपोर्ट किया, फॉरवर्ड ब्लॉक ने सपोर्ट किया, और बाकी जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उनकी सहानुभूति सुभाष चंद्र के साथ थी, फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ थी, उन लोगों ने सपोर्ट किया। और कृषक प्रजा पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो इस तरह से सरकार बनी, वो भी 1 साल के लिए उसमें रहे, करीब 1.5 साल चली थी वो। 1.5 साल में 1 साल रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें। उसके बाद जो सरकार से कई मतभेद हुए, उनको कहीं जाने नहीं दिया जाता था, कहीं कोई घटना होती थी तो वो दौरे पर नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उसमें अकाल भी उस समय आ गया था, बंगाल का अकाल, बड़ा अकाल जो, और उसमें काम नहीं कर पा रहे, जो पैसा आता था उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन अपने तरीके से लोग कर रहे थे। मुस्लिम लीग का बड़ा हाथ था उसमें, तो अपने तरीके से कर रही थी। तो हिंदू मर रहे थे भूखों, तो वो अलग हो गए। फिर अलग होकर के उन्होंने काफ़ी काम किया, रिलीफ वर्क काफ़ी किया वहाँ पर। तो इसी रिलीफ काम को आज़ादी के साथ करने के लिए वो अलग हो गए। और उसके बाद तो सरकार भी गिर गई। फिर मुस्लिम लीग की सरकार, नई सरकार बनी, अकेले मुस्लिम लीग की बनी, जोड़ तोड़ से उन्होंने सबको मिला लिया पैसा वैसा दे करके। उसमें कई मुस्लिम व्यापारी थी, इस्पाहानी एक मुस्लिम व्यापारी थी, उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया उसको बुलाने में। लेकिन फिर भी वो अल्पमत की सरकार रही। और उसके बाद 46 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी मुस्लिम लीग की अल्पमत की सरकार बनी, गवर्नर ने सपोर्ट किया इसलिए बनी। नहीं तो बंगाल में कभी भी उनकी मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी, किसी भी स्टेट में नहीं मेजॉरिटी की सरकार बनी। तो ये बंगाल का हुआ। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान साहब की सरकार बनी 37 के इलेक्शन से। उसमें एक थे मेहरचंद खन्ना, तो बड़े नेता थे वहाँ के, उन्होंने सपोर्ट किया और उनकी पार्टी का नाम था हिंदू सिख नेशनलिस्ट पार्टी, और उसमें वित्त मंत्री बने। उनका हिंदू महासभा से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने बहुत पहले, जब वो कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर थे, तो एक छोटी सी पार्टी बनाई थी लोकल, उसका इंडिपेंडेंट, हाँ, उसका नाम था हिंदू सभा। कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन जीतने के बाद वो ख़त्म कर दिया उसको। फिर जब पार्टी बनी उनकी, तो पार्टी का नाम था हिंदू सिख नेशनलिस्ट पार्टी। उसका हिंदू महासभा से कोई संबंध नहीं था। उस पार्टी के मेंबर के रूप में उन्होंने वो वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला, वो कांग्रेस की सरकार में। तो कांग्रेस की सरकार गिर गई क्या, इस्तीफा दे दिया जब 1939 में युद्ध के इशू पर कि इंडिया को युद्ध में क्यों शामिल किया गया, गांधी जी के आदेश से सबने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग ने सरकार बना ली वहाँ पर, जबकि उनके कोई मेंबर नहीं था। तो जोड़ तोड़ से उन्होंने एक सरकार बना ली, जोड़ तोड़ प्लस गवर्नर की मदद से। उसमें औरंगजेब खां उसके मुख्यमंत्री बने। तो वो सरकार के खिलाफ बाद में अविश्वास प्रस्ताव ले आए खान साहब, वो सरकार गिर गई। उसकी गिरने के बाद जो सरकार बनी खान साहब की दोबारा, और प्रांतों में नहीं बनी, वहाँ बनी, उसमें फिर वही मेहरचंद खन्ना उसके वित्त मंत्री बने। और 46 में जब इलेक्शन हुआ, फिर जब कांग्रेस जीती, तो फिर वो वित्त मंत्री बने। और जब बंटवारा हो गया, तो खान साहब के साथ खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ ये भी गिरफ्तार हो गए। सरकार गिरा दी, सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और वहाँ से इनको छुड़ाने के लिए नेहरू ने एंथनी साहब को भेजा था, क्योंकि कोई हिंदू वकील जाने को तैयार नहीं था, इतना मारकाट मची हुई थी। तो उन्होंने जाकर इनको छुड़ाया और इंडिया ले आए, और यहाँ पर दिल्ली में आकर के वो नेहरू की सरकार में रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर बने, पुनर्वास मंत्री बने। और बीच में उनके पास उसका हाउसिंग का भी चार्ज रहा, फिर लॉ का भी चार्ज रहा, कानून का भी चार्ज रहा। 10 साल तक वो कैबिनेट में रहे वो। तो वैसे कांग्रेसी नेता को वो कह देते हैं कि साहब वो तो हिंदू महासभा के सदस्य थे, जबकि वो बहुत पहले कैंटोनमेंट बोर्ड में वो भी हिंदू महासभा के नहीं, हिंदू सभा एक छोटी सी संस्था बनाई थी। इसी आधार पर ये बहुत बड़ा झूठ है। और सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वो मेहरचंद खन्ना का नाम लेते हैं, जो लगातार कांग्रेस मिनिस्ट्री में रहे वहाँ की, और फिर यहाँ कैबिनेट मिनिस्ट्री में रहे, सेंट्रल कैबिनेट में रहे, नेहरू जी की मिनिस्ट्री में। और तीसरा ऐसे ही नाम लेते हैं सिंध का। सिंध में कई सरकारें बनी बिगड़ी। 37 के इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो एक थी वहाँ पर, इत्तेहाद पार्टी, एकता पार्टी, जो पार्टीशन के खिलाफ थी।
अली बख्श सामरू के नाम के मुख्यमंत्री थे उसके। लेकिन हाँ, वो उसके नेता थे, लेकिन उसको बनने नहीं दिया अंग्रेज़ों ने। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का उन्हीं का सिद्धांत था, इंग्लैंड का सिद्धांत है, उसको नहीं बुलाया। माइनॉरिटी को बुलाया, माइनॉरिटी जिसको थी उसको बुलाया, और उसने सरकार बनाई है, वो लीग की सरकार बनाई, वो लीग ने जोड़ तोड़ से बनवाई अपनी सरकार। उसके बाद वो गिर गई तो अल्लाह बख्श को मौका मिला, लेकिन अल्लाह बख्श की सरकार इस तरह से ख़त्म हुई कि 39 में जब कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो अंग्रेज़ों ने उस समय उनकी भावना के अनुकूल, अंग्रेज़ों की भावना के अनुकूल उन्होंने खान बहादुर की पदवी को और एक और पदवी अंग्रेज़ों दे रखी थी उनको, वो उन्होंने त्याग कर दिया। सरकार तो नहीं उन्होंने बर्खास्त किया, अपनी मतलब रिजाइन तो नहीं किया, लेकिन वो जो पदवियां थीं खान बहादुर वगैरह की, उन्होंने विड्रॉ करने के आधार पर, बिल्कुल फ्लिमजी ग्राउंड पर गवर्नर ने उनको डिसमिस कर दिया। तो एक हिदायतुल्लाह उन्हीं की गवर्नमेंट में थे, मंत्री थे, लेकिन उन्होंने सरकार बना लिया, और उन्होंने सरकार बनाया मुस्लिम लीग के सपोर्ट से। तो उन्होंने जो सरकार बनाया उसमें कम पड़ रहे थे मेंबर, तो 2 हिंदू मेंबर भी शामिल हुए, हेमंत दास बाधवानी और गोकुल दास। ये 2 हिंदू मेंबर थे हिदायतुल्लाह की सरकार में, जो मुस्लिम लीग, जिसके साथ मुस्लिम लीग का अलायंस था सिंध में। इन्हीं दोनों को कर दिया गया, तो हिंदू महासभा के मेंबर थे, और उन्होंने सावरकर ने भी कह दिया कि वो तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो उसका खामियाजा ये हुआ कि वो मान लिया गया कि सिंध में उनकी सरकार बनी। जबकि मेनन की जो किताब है, जो बड़ी ऑथेंटिक है इस मामले पे, बीपी मेनन, हाँ, उस समय वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेंट थे गवर्नर जनरल के। उन्होंने जो किताब साफ साफ लिखा कि वो 2 हिंदू थे, हिंदू सभा के मेंबर नहीं थे। उन्होंने मुस्लिम लीग के मेंबर की संख्या दिया है, मुस्लिम इंडिपेंडेंट की संख्या दिया है, हिंदू इंडिपेंडेंट की संख्या दिया है, और सरकार में जो शामिल हुए उसमें कोई हिंदू महासभा का कोई सदस्य नहीं है, केवल हिंदू इंडिपेंडेंट 2 मेंबर थे, उन्होंने साफ साफ लिखा है। तो ये 3 जगहों पर ये चार्ज लगाया जाता है, जो तीनों जगह असत्य है, उल्टा हुआ है। हमने 1937 में जो आरोप लगे सावरकर पर, मुस्लिम लीग की सरकार बनाने वाली जो आरोप लगे, उस पर बात किया, और कैसे जब भारत से इंग्लैंड गए सावरकर जी, बीच का एक हिस्सा जो उनको इंग्लैंड से पकड़ करके भारत लाया जाता है, जब यहाँ से उनके लिए वारंट जारी होता है, उनको फ्रांस के रास्ते भारत लेकर आते हैं। एक बहुत बड़ा जो सावरकर पर आरोप लगता है वो यह है कि वो अंग्रेज़ों के इशारों पे काम करते थे जब वो सेलुलर जेल से बाहर आए। अच्छा, जेल में आने के बाद। और सर एक वो भी वाक्य आप बताइए जरा, कि कैसे वो पानी में कूदे और फिर एक इंटरनेशनल मामला बन गया, तो उस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। असल में जिस समय इनका वारंट यहाँ से भेजा गया, वारंट तो फ्रेम्ड वारंट था, ऐसे चार्ज उसमें लगाए गए थे जो इन पर कोई मुकदमा नहीं चला था। जब ये अभिनव भारत में थे, यहाँ पर इंडिया में काम कर रहे थे, इंग्लैंड जाने के पहले जो भाषण दिए थे उनको शामिल कर लिया गया उस आरोपों में, क्योंकि यहाँ पर कोई खास काम का उन्होंने किया नहीं था ऐसा जिसमें पकड़े जाते। अच्छा, खैर, तो वो सब वारंट बना करके वहाँ भेजा गया इनका रिपेट्रिएट कराने के लिए, इंग्लैंड से यहाँ रिपेट्रिएट हों। उसको अपोज किया सावरकर ने, उनका मुकदमा अगर है तो वहाँ सुना जाना चाहिए। तो जब ये वारंट वहाँ पहुँचा तो उस समय ये फ्रांस में थे। अच्छा जी, तो फ्रांस से वो इंग्लैंड इसलिए गए कि ये टॉर्चर कर रहे थे उनके साथियों को इंडिया हाउस के। तो उन्होंने कहा अगर ऐसे मौके पर हम वहाँ नहीं जाएंगे, इनको फेस नहीं करेंगे, तो उनका मोहभंग हो जाएगा, डिसल्यूजन हो जाएंगे कि ये तो ऐसे ही नेता हैं। तो तमाम लोगों के मना करने के बाद उसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा भी ने भी मना किया था कि अभी आप मत जाइए, आप कमांडर हैं, कमांडर को पीछे से काम करना चाहिए, उसको जीवित रहना जरूरी है उसका, और उसको बाहर आना जरूरी है। लेकिन उनकी बात नहीं मान करके चले गए, और जैसे ही वहाँ पहुँचे गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला
रिपैट्रिएशन के लिए इनको इंग्लैंड में कार्रवाई हो कि वहाँ का, अगर इंग्लैंड में कार्रवाई होती तो कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं उनके पास कि इनको इतना बड़ा दंड मिलता। इंग्लैंड में कार्रवाई रोकने के लिए पूरी भारत सरकार, उस समय की ब्रिटिश सरकार भारत की, और इंग्लैंड का जो इंडिया ऑफिस था, जो इंग्लैंड का जो इस्टेब्लिशमेंट था इंडिया को गवर्न करने के लिए, उसने पूरी ताकत लगा दी। उसमें जो काउंसिल थे उन्होंने बाद में वही गवर्नर जनरल बने यहाँ के, तभी इनको छोड़ा गया। तो जानते थे कितना कमज़ोर केस था उनका। तो कन्विंस होने के बावजूद जजों को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपनी ओर, तो उनका रिपैट्रिएशन हुआ। रिपैट्रिएशन ये उनकी इच्छा के बिल्कुल मतलब उनकी आशा के अनुरूप नहीं हुआ। सावरकर भले इंग्लैंड आ गए थे, फेस कर रहे थे, लेकिन उनको ये था कि हम बहुत होगा, 2 साल 4 साल की सज़ा होगी और क्या होगा, एक मैक्सिमम जो उन्होंने अपराध वहाँ किए थे। तो लेकिन उनकी इच्छा के विपरीत उनका रिपैट्रिएशन हो गया। रिपैट्रिएशन जब हो गया तो हथकड़ी डाल करके उनको जहाज में चढ़ाया गया। इतना डरे हुए थे लोग उनसे। फ्रांस में जो फ्रांस का एक बंदरगाह है मार्सेई, वहाँ पर रुकना ही पड़ता वहाँ। तो सुबह हुई तो इन्होंने जो है कहा कि हमको जाना है वॉशरूम। तो 2 लोग साथ गए, उन्होंने वॉशरूम बंद किया अंदर से। उसके बाद जो है अपना कपड़ा जो गाउन पहने उसको उस पर डाल दिया, जिससे शीशा लगा हुआ जिसे देखने के लिए। तो उसके बाद जो है खिड़की जो थी, कूद के खिड़की पे अपना सर झुकाया, सर निकाला और फिर कूद गए। तैरते हुए बाहर आ गए। उन लोगों ने बोट उतारी नीचे और फिर पीछा किया इनका। तो जब ये पहुंच गए, लैंड पर पहुंच गए और उसके आगे बढ़े, भागे वहाँ से, सड़क भी मिल गई, तब इनको एक कांस्टेबल मिला। उससे कहा हमको मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। तब तक ये लोग उनको पीछे से आ गए, उनको जो खदेड़ रहे थे। हाँ, चोर चोर करते थे, ठीक, चोर है पकड़ो पकड़ो उसको। तो बेचारा जो कांस्टेबल था उसको क्या मालूम कि क्या कानून होता है क्या नहीं। उन्होंने पकड़ने में मदद की, उनकी पकड़ लिया, लेके गए वो। तो बाद में वो मुकदमा चला। वहाँ पर इनके से कई फॉलोअर्स थे फ्रांस में। तो जब वो मामला इंटरनेशनल कोर्ट में गया तो इंटरनेशनल कोर्ट में ठीक से फ्रांस ने परस्यू नहीं किया। कारण ये था कि जर्मनी बहुत आर्मामेंट हो रहा था, जर्मनी बहुत एग्रेसिव बन रहा था। आशंका थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा। हाँ, मतलब फर्स्ट वार मतलब इंग्लैंड यूरोप में स्टार्ट हो जाएगा वार, जर्मनी दबाएगा। तो फ्रांस और इंग्लैंड को एक होना ही था। इस प्रॉस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार ने ठीक से परस्यू नहीं किया। इसके बावजूद, परस्यू न होने के बावजूद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो आदेश दिया टेक्निकल ग्राउंड पर इंग्लैंड के फेवर में दिया। सब्सटेंशियली उन्होंने कहा कि सॉवरेनिटी के खिलाफ हुआ, फ्रांस की सॉवरेनिटी के खिलाफ हुआ है, नियम के अनुसार नहीं हुआ। लेकिन चूंकि उस कांस्टेबल ने विरोध नहीं किया, इसलिए टेक्निकली सही हो गया। तो चूंकि ये डिसीजन चला गया, मतलब उनके फ्रांस के अगेंस्ट चला गया, इतना अप्रोर हुआ फ्रांस में। सावरकर इतना लोकप्रिय थे उस समय फ्रांस में कि उनके प्रधानमंत्री को 3 दिन के भीतर रिजाइन करना पड़ा। फ्रांस के प्रधानमंत्री को, उनका नाम दिया हुआ है इसमें, डिटेल में दिया हुआ है। और उसको पूरी घटना जो है इंटरनेशनलाइज हो गई। और इंडिया का जो कॉज है इंडिपेंडेंस का, वो भी इंटरनेशनलाइज हुआ। पहली बार सावरकर के मुकदमे से इंटरनेशनल कोर्ट में ये पूरे वर्ल्ड में टॉकिंग पॉइंट बन गया। तो ये था उनका वहाँ से निकलने का कारण और पकड़े जाने का कारण। वो थे नहीं वहाँ पर, इसको भी लोग तोड़ते मरोड़ते हैं कि वो कैसे वहाँ पहुँच गए। वो तो थे ही नहीं वहाँ, फ्रांस में थे। चाहते तो फ्रांस में रहते, जहाँ अल्टीमेटली भाग के गए। जब वहाँ पर रिपैट्रिएशन हो गया, जो जिसको एक्सपेक्ट नहीं करते थे, वो जब हो गया तो फिर वो रास्ते में भागे। एक आरोप सर पेंशन को लेकर भी लगता है कि हाँ, बिल्कुल गलत आरोप है, गलत आरोप है। क्योंकि जब वो उनकी वो दो आजीवन कारावास की सजाएं हुई, जो कुल मिला के 50 साल की होती थी, तो साथ ही उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई। 27,000 रुपये की प्रॉपर्टी ज़माने में जो थी उनकी जब्त हो गई। उनके भाई, बड़े भाई गणेश सावरकर, उनकी प्रॉपर्टी पहले ही जब्त हो चुकी थी। 1 साल पहले
वहाँ पहुँच चुके थे, ऐसा अंडमान जेल पहुँच चुके थे। तो उनके पास कुछ भी नहीं, चल अचल कोई संपत्ति नहीं थी। और उनकी जो बीए की डिग्री थी उसको बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने निरस्त कर दिया था, और बैरिस्टरी की डिग्री जो थी वो वहाँ मिली ही नहीं इंग्लैंड में। उसको जिसने रोका था उसी की हत्या किया था इन्होंने, मदन लाल धिंगरा ने, जिसका हमने बयान पढ़ा आपको। तो ऐसे में उनके पास कुछ भी नहीं था खाने पीने को, तो वो डोनेशंस वगैरह जो आए उसी से काम चलता था। उनकी पत्नी आई साथ में रहने के लिए, और 2 बच्चे पैदा हुए रत्नागिरी में। तो ऐसी हालत में 5 साल उन्होंने बिताए। वो जो नज़रबंदी हुई थी 5 साल के लिए हुई थी। रत्नागिरी जेल से छूटने के बाद उनको लोग 5 साल की नज़रबंद किया गया था, लेकिन वो हर 2 साल बाद वो बढ़ाई जाती रही। जब पहली बार 2 साल बढ़ाई गई तब काफ़ी फुरोर मचा, असेंबली में सवाल उठाया गया, सेंट्रल असेंबली में सवाल उठाया गया कि उनकी जीवन यापन के लिए आप क्या इंतज़ाम कर रहे हैं। खुद सावरकर ने कहा था भाई जेल में कम से कम खाने को तो मिलता था, यहाँ तो बस वो डोल्स पर जीवित थे, भिक्षा में जो मिल गया, डोनेशन में जो मिल गया उसके सहारे थे, आकाश वृत्ति। तब उनको उनकी मजिस्ट्रेट को रत्नागिरी के काम दिया गया कि वो एस्टिमेट करे कितना खर्चा उनका आता है। उसने 175 नहीं, उसने 170 का अंदाज लगाया पर मंथ का। उसको होम मेंबर ने 75 कर दिया, और फिर गवर्नर ने उसको 60 रुपीज़ पर मंथ कर दिया। वही 60 रुपीज़ उनको 5 साल के बाद मिलना शुरू हुआ, और तब तक मिलता रहा जब तक कि वो वहाँ से रिलीफ नहीं हो गए। जबकि हर 2 साल बाद वो बढ़ाया जाता रहा, महंगाई बढ़ती रही, लेकिन वो रहा 60 रुपये पर मंथ ही। और उसका नियम था, और बंगाल में उसका नियम था, जो नज़रबंद होते थे उनकी जीविका का इंतजाम उनको करना पड़ता था, खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता था। इसके लिए 1.5 रुपये पर डे भोजन का, और 40 रुपये साल में कपड़े का, और 20-30 रुपये फुटकर खर्च, ये मिला के करीब 60 रुपये बैठता है पर मंथ। ये नियम था। वो कहाँ खाएंगे, तो मर जाएंगे खाने बिना। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत चार्ज लगाया जाता है। माफीनामा को लेकर हाँ, के भी काफी वो चर्चा रहती वही है, और वही एक आरोप सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय वही है, चर्चा का विषय मेन वही। आप कह सकते हैं कि इस पूरी या जो कंक्लूजन रहेगा। ये फैक्ट है। उन्होंने जो पिटीशन डाली उसमें लास्ट में आकर के, पहले तो ये कहते रहे कि उस समय हम लोग इसलिए लड़े कि आज़ादी के कोई वो मतलब कोई रिड्रेसल का कोई चांस ही नहीं था। सारे कानून, कोई कानून ऐसा नहीं था कि और कोई तरीका था अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए और सुधार की मांग करने के लिए। जब सुधार वगैरह हो गए, पहले तो उसमें वो सुधार हुआ, वो जो पहला सुधार 1909 में माले मिंटो सुधार हुआ। फिर 1919 में ये सुधार हुआ, इनका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ का। ये सब सुधार जो हुए, फिर शिक्षा का बिल आया, कंपल्सरी शिक्षा का बिल गोपाल कृष्ण गोखले लेके आए। तो ये सब जब हो गए हैं तो अब हम लोगों को इसका विश्वास है कि अब ये हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सुधारों को इम्प्लीमेंट करके आज़ाद हो सकते हैं। ये ग्राउंड पहले लिया था, ये भी बेकार का ग्राउंड था, वो जानबूझ के लिया था। बाद में इनको माफ़ी एक बार मांगनी पड़ी। कारण ये था कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ से छूटना चाहते थे और आकर के अभिनव भारत का काम का विस्तार करना चाहते थे। कई लोगों ने ऐसा किया था, वहाँ से आकर के फिर क्रांति कर रहे हैं। सचिन नाथ सान्याल वहाँ आजीवन कारावास में गए, वहाँ से माफ़ी मांग के आए। माफ़ी नहीं आए, माफ़ी मतलब माफ़ी तो मांगनी थी, लेकिन वो आए आम माफ़ी में, और वो आए और फिर काम शुरू कर दिया। हिंदू ये चारे का संगठन उन्होंने खड़ा किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनाई, और उसके बाद जो है पर्चा छापा, आप पूरे देश में बांटा उसको, और उसके बाद वो कांड हुआ। तो उसके बाद फिर वो उनको वापस उसी कांड के बारे में, ट्रेन लूटने वाले कांड के बारे में उनको वहाँ 2 साल की सज़ा पहले ही काट रहे थे पर्चे के बेसिस पे, तो उनको आजीवन कारावास देके फिर वहाँ भेजा गया। और जिस वर्ग के लोग ये क्या आरोप लगाते हैं माफीनामे वाले, उनके तो अपने नेता अमृत डांगे जी खुद सीपीआई के बड़े नेता थे। हाँ, और उनके भक्त भी थे, इनके डांगे साहब इनके बड़े भक्त थे सावरकर के, अपने को अपना गुरु मानते थे इनको, क्रांतिकारी के गुरु। फिर ऐसा क्या आज आ गया कि वही
बाहर चल के बाहर काम करेंगे। देखिए, जो कांग्रेस के अलावा जेल भरो किसी को प्रस्ताव नहीं था। इन सब की ट्रेनिंग इस तरह से थी कि गोली से मारे जाओ या फांसी चढ़ो, लेकिन जेल में तो टाइम व्यतीत करना भारत माता का अपमान हुआ। जेल में इनकी पॉलिसी थी, जेल में अगर मान लीजिए चले गए तो जेल तोड़ के भागने की कोशिश करो। अन्य क्रांतिकारी मदद करें जेल तोड़ने में, जेल से भागने में, षड्यंत्र करो उसके लिए। वो तो ऐसी जगह पहुंच गए कि वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता था, वहाँ 1000 मील तक समुद्र था, तो उसके लिए तैयार ही नहीं थी। इनके मेंटली तैयार नहीं थे ये लोग, केवल मेंटली तैयार होते थे गोली खाने के लिए, मारे जाने के लिए या फांसी पाने के लिए। तो आपने क्या बताया था? हाँ, तो माफ़ी इसलिए मांगी उन्होंने कि वहाँ से लौट करके हम अभिनव भारत का विस्तार करेंगे और पाबंदी के साथ करेंगे और गुप्त तरीके से करेंगे, जिससे कि इनको पकड़ने का मौका न लगे। मतलब असली क्रांतिकारी वाला काम करते यहाँ इंडिया में। और इसका प्रमाण ये है कि उन्होंने वहाँ के जो यंग क्रांतिकारी थे, बंगाल के खासकर कई यंग क्रांतिकारी आ गए थे, उनको कुछ पता नहीं था, जज्बात में आकर के क्रांति वाला काम किया। जैसे एक जासूस को मार दिया, ब्रिटिश जासूस को, इस तरह के काम जो किए थे, उनको ट्रेनिंग इकट्ठा करके ट्रेनिंग दिया उनको उन्होंने क्रांति के दर्शन में, कन्विक्शन से बनाया उनको क्रांतिकारी, जिससे कि अभिनव भारत की फिलॉसफी को फॉलो करें छूटने के बाद और हमारे साथ काम करें। उससे पहले से ये एका था महाराष्ट्र और पंजाब और यूपी की और बंगाल के क्रांतिकारियों में एक सूत्रता थी, लेकिन ये वहाँ पर उसको मजबूत किया इन्होंने। और मजबूत करने के अलावा ये तैयार किया लोगों को कि हम जब लौट के जाएं माफ़ी के सहारे, तो ये लोग वहाँ पर मिलें और ये लोग हमारे साथ काम करें, अभिनव भारत के लिए काम करें। उनका उद्देश्य तो देश को आज़ाद कराना था ना, क्रांतिकारी तरीके से देश को आज़ाद कराना था, सशस्त्र आंदोलन से देश को आज़ाद कराना था। उसका उन्होंने एक सप्तपदी लिखा भी था, एक जगह सप्तपदी में, उसमें बाकायदे उसका एक वो दर्शन है उसका, उसके स्टेप्स हैं, उन्होंने 7 स्टेप्स बताए हैं। एक ये उन्होंने लिखा, पहला था स्टेप पूरी देश में आज़ाद करने के लिए सशस्त्र क्रांति से। नंबर 1, स्वदेशी बायकॉट और राष्ट्रीय शिक्षा से क्रांतिकारी भावना उत्पन्न करना। 2, पड़ोसी देशों से हथियार खरीदना और उनका भंडारण करना वहाँ उन देशों में। 3, बम बनाने की छोटी इकाइयाँ खोलना। उन्होंने बम का वो भेजा ही था, यहाँ एक मैनुअल भेजा था एडवांस बम बनाने का, जो पूरे भारत के जितने क्रांतिकारी सबको मिला हो। 4था था विदेशों में हथियार खरीदना और तस्करी से उन्हें भारत भेजना, जो खुद कर रहे थे। 20 पिस्तौलें, ब्राउनिंग पिस्तौलें भेजी, जिनमें से एक से जैक्सन की हत्या हुई थी। हाँ, और 6ठा था इनका, जब व्यापक विद्रोह के लिए उचित समय का इंतजार करना। और इसकी पहले था जब भी संभव हो छापामार युद्ध की रणनीति अपनाना। और लास्ट में था भारतीय सेना में देशभक्त की भावना भरना और उसे ब्रिटिश सरकार के विरोध में खड़े होने के लिए भड़काना। ये पूरा उनका दर्शन था। इस दर्शन में उनको दीक्षित कन्विंस कर रहे थे उनके लोगों को। इसका मतलब है कि वो एकमात्र उनका उद्देश्य था जाकर के हमको फिर से करना है। दोनों भाई तो यहाँ फंस गए थे बेचारे आकर के, तो उनको छुटकारा पा करके जाएंगे देश की। और इनके बड़े भाई ने यही कहा था, बड़े भाई को मालूम नहीं था कि ये भी फंस गए हैं और ये भी आ रहे हैं। 1 साल तक उनको मालूम नहीं था। जब दिखाई पड़े वहाँ पर एक बाई चांस, तब उन्होंने, अरे तात्या तुम, तात्या घर का नाम था, अरे तात्या तुम, हाँ पहले संवाद किया आपने, हाँ ये, अरे तात्या तुम यहाँ कैसे? अरे तब उन्होंने बताया कि हमको भी ये, तुम कहा ये तो हम तो इसी सहारे जी रहे थे, आप सारे कष्ट भोग रहे थे कि तुम अभिनव भारत का काम वहाँ कर रहे होगे, देश को आज़ादी के लिए लड़ रहे होगे, तुमने तो सब चौपट कर दिया। तो उनके बीच जो संवाद हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग संवाद दोनों भाइयों के बीच में। एक तो 2 भाई एक साथ कभी नहीं रहे वहाँ पर, और 50 साल की जेल किसी को नहीं हुई। सत्यनारायण सान्याल को 2 बार में हुई, इनको एक साथ 50 साल की जेल दे दी गई थी, 2 आजीवन कारावास एक साथ। और फिर उनके छोटे भाई की भी डेथ जो है महात्मा गांधी के मर्डर के बाद गलत तरीके से उनके पत्थर मार के उनको पूरा परिवार बर्बाद हो गया, सारी प्रॉपर्टी छीन ली गई। और बड़े भाई की पत्नी का देहांत हो गया बिना पति को देखे।
इन लोगों को आपस में मिलने नहीं दिया जाता था, पता ही नहीं था कहाँ वो रहते हैं, किस जी। कोठरी में हैं। एक दिन बाबा राव को कुछ दूर पर अचानक विनायक दिख गए। छोटे भाई को सालों बाद और वहाँ देखकर बाबा राव विह्वल हो उठे। लपक कर बोले, तात्या तुम यहाँ कैसे? सावरकर का हृदय विदीर्ण हो उठा। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि जल्दी से दोनों को खींच कर दूर कर दिया गया। उसके बाद बाबा राव के एक विश्वस्त की मार्फत उनका एक गोपनीय नोट सावरकर को मिला। उसमें उन्होंने लिखा था, यह विश्वास कि मातृभूमि की मुक्ति के लिए तुम्हारा संघर्ष जारी है मेरे हृदय को सांत्वना देता था। ये बाबा राव लिख रहे हैं कि बड़े भाई, और मेरी यंत्रणाओं को तरल करता था। अब तुम्हारा कार्य कौन जारी रखेगा? तुम्हारी प्रतिभा और शक्ति व्यर्थ जाएगी। उसका जवाब इन्होंने लिखा था, मेरी योग्यता और मेरी शक्ति निष्ठुर परीक्षा पर खरी उतरी है। इसकी सुंदरता यह है कि मैंने जो प्रचार किया उसी का व्यवहार किया और लड़ते हुए मोर्चे के सामने आ गया। यह न्याय संगत कर्तव्य भी था कि हम उन लोगों के सांप से कोठरी में सड़ते हुए उसकी यंत्रणा बर्दाश्त करें जिनके लिए सामने से लड़ते हुए हम हार गए। अंतिम विजय प्राप्त करने के लिए कोठरी के ये दृश्य, ये कष्ट और ये त्याग उतने ही आवश्यक हैं जितना गौरव के शंखनाद के साथ युद्ध करना। तो भाई को उन्होंने सांत्वना दिया। पहला संवाद यही था। पहला संवाद मतलब जेल जाने के बाद पहला संवाद यही था। जब बल्कि इंग्लैंड जाने के बाद संवाद तो उसके कहाँ हो पाया। हाँ, इंग्लैंड जाने के बाद ये पहला। आप एक बार जिक्र कर रहे थे मेरे से, क्रांतिकारी जब आत्महत्या किया था तो सावरकर जी। हाँ, सावरकर जब उनको उसमें डाला गया, तेल पेरने वाले काम, सब तेल पेरने वाला काम सबसे कठिन काम तो इन्हीं को तेल दिया गया था जी। सबको मिलता था, बारी बारी से कम ज़्यादा मिलता था। इनको तो काफ़ी प्रताड़ित किया गया। इनको 15 दिन तक के लिए वो काम करना पड़ा था। 15 दिन वो काम करना आसान नहीं, तो वो इसका भी वर्णन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्या कैसे किया उन्होंने। इनको जब नारियल पेरने के काम पर लगाया गया, पहले तो नारियल के वो निकालने पड़ते थे, खाल निकालनी पड़ती थी, उसकी रेसे निकालने पड़ती, बहुत कठिन काम था क्योंकि बहुत मतलब आदिम तरीका था। वो एक भारी मुंगरी से लकड़ी की पीट पीट करके उसकी रेसे निकालने पड़ते थे, बन नारियल के। हाँ, इसमें आया हुआ है। हाँ, तो उनको 6 महीने बाद ये काम दिया गया। 6 महीने तक उनको जो है एकांत में रखा गया। उसके बाद जब ये काम दिया गया तो कुछ ही दिनों बाद फिर उनको नारियल की तेल की पेराई वाला काम दिया गया। और उसमें उस समय उन्होंने, उसमें जो तकलीफ हुई उनको, उस समय उन्होंने आत्महत्या की बात सोची। देखिए ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, खुद उन्होंने लिखा हुआ है, अपनी संस्मरण में लिखा हुआ है, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में। उस दिन दोपहर का समय था और अंडमान की गर्मी अपने उरूज पर थी। वह दोपहरी कुछ ज़्यादा ही गर्म थी। कोल्हू खींचते हुए सावरकर की सांस रुकी जा रही थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ उन पर बेहोशी छा गई है। उनका पेट पत्थर की तरह सख्त हो गया। उन्होंने दीवार का सहारा लिया, आंखें बंद कर लीं, पूरा शरीर जड़ हो गया। उन्हें पता नहीं चला कितनी देर तक गहन बेहोशी में रहे। अचानक वे बेहोशी से जाग पड़े, फिर भी उन्हें बोध नहीं हुआ वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। समय और स्थान का एहसास गुम, मैं और मेरे का एहसास गुम। एक अनोखे आह्लाद का अनुभव हुआ, आत्मविस्मृति का विचित्र आनंद। वह आह्लाद कुछ ही मिनट रहा और वे अपने में लौट आए। अंदर से काम करने की ललक उठी। उन्होंने काम फिर शुरू किया। तभी उन्हें एहसास हुआ मृत्यु में कोई यंत्रणा नहीं है। मरना ही है, तिल तिल कर क्यों मरना। आत्महत्या का विचार घुमड़ने लगा। उन्हें लगा आत्महत्या ही इस यातना का एकमात्र सम्मानजनक अंत है। उस दिन वे अपनी कोठरी की दीवार में ऊंचाई पर लगे और रोशनदान की छड़ बहुत हसरत से देखते रहे। उसी के सहारे काला पानी के कई कैदी कपड़ा गले में बांधकर इस यातना से मुक्त हो चुके थे। उस रात सावरकर की विवेक और उद्वेग के बीच लगातार द्वंद्व चलता रहा। अंत में विवेक की विजय हुई। मूर्ख, कितना अभिमान है तुम्हें, यह बहुमूल्य मानव मशीन तुम्हारे लिए अर्थहीन हो गई। क्या पता नायकत्व के महान कार्य के लिए ही यह मशीन तुम्हें मिली हो। हजारों मानव मशीनें
इसके पहले इस कार्य में नष्ट हो चुकी हैं। तुम अपने हाथ से इसे नष्ट करना चाहते हो। त्याग करना और चुपचाप अधिकाधिक कष्ट झेलना तो राष्ट्रीय लक्ष्य का हिस्सा है। ये तुम मरना ही चाहते हो, एक दिलेर सूरवीर की मौत मरो, देश के दुश्मनों को मार कर मरो। इसके बाद ही उन्होंने ये तय किया कि हमको छूटना है यहाँ से। और उसके पहले वो छूटने के साथ साथ, जब लोग पिटिशन देने के साथ साथ, उन्होंने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, बुला करके गुप्त रूप से। वो बड़ा कठिन काम था। एक आदमी को ड्यूटी पर रखना पड़ता था कि कोई देखे तो तुरंत बता दे, क्योंकि इन लोगों को मिलना मना था। दो राजनीतिक कैदी, दो क्रांतिकारी आपस में बात नहीं कर सकते थे, एक साथ खाना भी नहीं खा सकते थे। खाने के टाइम पे मिलने में मनाही थी, नहाने के टाइम भी मिलने में मनाही थी। तो ऐसे में उनको जोड़ करके और उनको लेक्चर देना या किताबें देना, किताब मंगवाया उन्होंने विदेश से। एक चिट्ठी लिखने की छूट थी, साल में एक बार एक चिट्ठी। एक चिट्ठी जब लिखते थे तो एक किताब मंगवाते थे अपने दोस्तों से, किसी से। उस किताब पढ़ने को उन लोगों को देते थे बारी बारी से। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग किया थी। लक्ष्य तो बिल्कुल स्पष्ट था कि ये माफ़ी उफ़ी नहीं मांग रहे थे, और अंग्रेज जानते भी थे, इसीलिए कभी छोड़ा भी नहीं। चौथी जो अंतिम जो उनकी याचिका थी, जो आम माफ़ी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आम माफ़ी मिली थी, सारे राजनीतिक कैदियों को मिली थी, इन दोनों भाइयों को छोड़ करके, उसमें जब उनको नहीं छोड़ा गया, तब उनके भाई गांधी जी से मिले। तो गांधी जी ने कहा कि उनको एक नई पिटीशन डालना चाहिए, उस सब देना चाहिए कि ये आम माफ़ी में छोड़ दिए गए, ऐसे ऐसे लोग छोड़ दिए, भाई परमानंद छोड़ दिए गए, बंगाल के क्रांतिकारी छोड़ दिए गए जो कि हत्या के केस में बंद थे। तो उनको नए सिरे से एक पिटीशन देनी चाहिए, और मैं भी इसको अपने तय टेकअप करता हूँ। उन्होंने अपने हरिजन में वो एक यंग इंडिया में एक वो भी लिखा, आर्टिकल भी लिखा, इस पर लंबा आर्टिकल लिखा इस चीज़ को लेकर के, और सवाल भी उठाया गया असेंबली में सावरकर की रिहाई के लिए, क्यों उनको नहीं छोड़ा गया, बाकी लोगों को छोड़ा, क्यों? सम्राट का आदेश था। सम्राट का आदेश था कि सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, अनलेस कि गवर्नर जनरल इसको सुरक्षा के लिए मुफीद न पाते हों। तो उनको गांधी जी ने कहा कि आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सम्राट का आदेश न मानने के लिए, एक्सेप्शन बनाने के लिए गवर्नर जनरल को रीजन व्यक्त करना चाहिए, और सबको पब्लिक करना चाहिए उसको। इसके बावजूद नहीं छूटे, वो भी रिजेक्ट हो गई। तो अंग्रेज जानते थे क्या करना है, क्या इनका उद्देश्य है। वो तो बाद में जब वो एबॉलिश होने वाली थी, एबॉलिश करने का प्रपोजल चला, समझे आप, वहाँ के सारे जो अत्याचार थे वो पूरी दुनिया में व्याप्त हो गए थे, पूरी दुनिया में उस खबर बन गई थी। तो तब उसको एबॉलिश करने की बात चल रही थी, उस समय इनको छोड़ा गया। और छोड़ा क्या गया? इनको छोड़ा नहीं गया, वहाँ से विश्वास नहीं किया, रत्नागिरी जेल लाए गए, इनके भाई को बीजापुर जेल भेजा गया। वहाँ जब मरणासन हो गए तो उनके भाई छोड़े गए, और ये जब छोड़े गए 4 साल के बाद तो नज़रबंद रखे गए। रत्नागिरी जिले में नज़रबंद रहेंगे और पूरी सर्वेलेंस में रहेंगे, जासूसों के घेरे में रहेंगे, कहीं जा नहीं सकते, अगर गए तो परमिशन लेंगे, जहाँ भी जाएंगे इनका एक एक शब्द सरकार तक पहुँचता था, और उस पर फिर विचार होता था कि इनकी सज़ा को फिर से रिवाइव किया जाए। और एक बार रिवाइव कर दिया गया था, बड़ी मुश्किल से छूटे उससे। एक मर्डर हुआ था बम्बई में, उसमें इनको जो है उसको कर दिया, रिवाइव कर दिया गया, उनको नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई थी, फिर उनको जो है छोड़ा गया। पत्र में सावरकर जी ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं तो बाकी साथियों को छोड़ दिया जाए। सेकंड वर्ल्ड इसका वार, जिक्र सेकंड वर्ल्ड कोई वार नहीं के करता। टाइम पर, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रही, फर्स्ट जी। वर्ल्ड वार जब चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि सभी देशों ने अपने लोगों को छोड़ दिया है, और हम यहाँ के लोग जा कर के वहाँ से मदद करें, वॉलंटियर बन के मदद करें। और ये मैं स्पष्ट किया लास्ट में कि मैं इसको अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझको न छोड़ा जाए, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए, तो मुझे उतनी खुशी हुई। 2 पत्र लिखा उन्होंने इसके लिए, एक बार पहले लिखा, एक बार बाद में, फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने वाला था तब लिखा उन्होंने। गांधी जी, अंबेडकर और सावरकर, मतलब कहें तो अंबेडकर जी और सावरकर का बड़ा वैचारिक मतभेद रहता था गांधी जी के साथ, चाहे वो स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या को लेकर हो, चाहे वो जाति व्यवस्था को लेकर के हो। आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। वो तो होना ही था। गांधी जी
उनको कम शत्रु नहीं मानते थे अंग्रेजों से, और वो भी गांधी जी को बड़ा बहुत देश का शत्रु मानते थे। जब वो आए, जब यहाँ रत्नागिरी जेल आए, तो उसमें खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। और खिलाफत मूवमेंट के बारे में जो अम्बेडकर ने लिखा है वो आँख खोलने वाला है। खिलाफत मूवमेंट पहले शुरू हुआ, खिलाफत मूवमेंट पहले शुरू हुआ, और पहले गांधी जी के प्रयास से उसने असहयोग को अपना एक आइटम बनाया। फिर उस असहयोग के जो उसमें जोड़ा खिलाफत में, खिलाफत कमेटी ने, एक कमेटी के सदस्य हो गए थे गांधी जी, उसको कांग्रेस के सेशन में मनवाया। 2-3 सेशन में तब जाके कांग्रेस ने माना उसको, असहयोग को। खिलाफत का जो अनुलग्नक था, एक तरह से एनेक्सर था, नॉन कोऑपरेशन, उसको कांग्रेस ने 3 सेशन में स्वीकार किया। तो जो पहला सेशन हुआ उसमें तो उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया, उसकी बातचीत नहीं हुई अमृतसर में। इसके बाद जब कलकत्ता सेशन, उसके लिए स्पेशल तरीके से बुलाया गया। स्पेशल सेशन हुआ कलकत्ता में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का, इन्हीं के प्रयास से, एक खिलाफत कमेटी में थे। तो वहाँ पर जिन्ना ने विरोध किया, ज़बरदस्त विरोध किया। और जब बोलने खड़े हुए जिन्ना, तब जिन्ना कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में काफ़ी ऊंचाई पर थे, तो नए नए आए थे, 1915 में आए थे। तो और कांग्रेस में वो 1904 से थे, तो काफ़ी, उनसे 9 साल सीनियर थे। जब बोलने खड़े हुए तो मौलाना शौकत अली ने एक बात उनकी काट दिया, शौकत अली की। तो उस पर इतना नाराज हो गए हुए, उनके मारने दौड़े उनको, मतलब उनको गर्दन पकड़ने दौड़े। बड़ी मुश्किल से लोगों ने रोका। ये इस तरह का विरोध हुआ गांधी जी के प्रेजेंस में। इसके बाद जब उसका एनुअल सेशन हुआ नागपुर में, जिसमें अप्रूव हुआ अंतिम रूप से, उसमें मोहम्मद अली बीच में खड़े हो गए, उनके बड़े भाई। जब भाषण दे रहे जिन्ना साहब, तो मोहम्मद अली खड़े हो गए। भाषण उन्होंने कहा था कि संवैधानिक तरीका ही सही तरीका है। हाँ, तो मौलाना खड़े हो गए और एक लतीफ़ा सुनाया कि एक आदमी था जो यही कहता था कि मेरा ही तरीका सबसे सही तरीका है, एकमात्र सही तरीका है। जो लतीफ़ा सुनाने लगे तो फिर इतना अपमानित महसूस किया जिन्ना ने कि वो बैठ गए। और फिर वो नेक्स्ट डे नहीं रहे, वो शाम रात की गाड़ी से चले आए बम्बई और इस्तीफ़ा दे दिया कांग्रेस से। बहुत बड़ा कष्ट था उनके लिए इस्तीफ़ा देना कांग्रेस से, कि 9 साल इनसे गांधी सीनियर थे, और फिर 5-4 साल, 9-14 साल तो वो कांग्रेस में, और शीर्ष तक पहुंच गए थे वो, मतलब अध्यक्ष बनने वाले थे। तो उस हाल में उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये जो है, खिलाफत से इतने नाराज़ थे, और खिलाफत से सावरकर भी नाराज़ थे। खिलाफत को जब यहाँ पहुँचे रत्नागिरी, तो उन्होंने खिलाफत को आफत कहा, और अल्टीमेटली आफत साबित हुई। जैसे ही गांधी जी ने उसको विड्रॉ किया चौरी चौरा के बाद, उसके पहले मोपला विद्रोह हो चुका था, बहुत भयानक। करीब 1 लाख हिंदू भाग गए थे, 10,000 हिंदू मारे गए थे, कितनी औरतों के साथ बलात्कार हुआ था, हिंदू औरतों के साथ, वो सब तो हुआ था। उन्होंने मान लिया था खलीफा का राज आ गया, बाकी लोग, सब लोगों को, या तो मुसलमानों ने नहीं तो यहाँ से भागे, वो हो चुका था। उसमें कुछ नहीं किया गांधी जी ने। चौरी चौरा उससे कम भयानक घटना हुई, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया, उसके बाद भी चलता रहा खिलाफत मूवमेंट। और उसके बाद जो खिलाफत मूवमेंट चला, वो एकमात्र हिंदुओं के खिलाफ चला, क्योंकि हिंदुओं का सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गया। फिर दंगे हुए, पूरे देश में दंगे हुए, भयानक दंगे हुए, आर्मी लगानी पड़ी ब्रिटिशर्स को। और उसमें उसके खिलाफ गांधी जी उसमें 21 दिन के अनशन पर बैठे, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। अनशन चल रहा था और मारकाट हो रही, दंगे हो रहे थे, आर्मी लगी हुई थी। और जब ख़त्म हुआ दंगा, वो उनका अनशन, तब भी दंगा चलता रहा। तो उस हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन से ही कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया। ये तो अंत हुआ खिलाफत का। बार बार सावरकर यही कहते थे कि देखिए, जब कोई कम्युनिटी ऐसी होती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, कि वो साथ देने के लिए आप शर्तें रखती है,
तो उस एक शर्त पूरा करने पर कभी आपके साथ नहीं आएगी वो। दूसरी शर्त, अगर एक शर्त मान लेंगे, दूसरी शर्त खड़ी करेगी, तीसरी खड़ी करेगी, चौथी शर्त खड़ी करेगी, उसकी शर्तों का कभी एंड नहीं होगा। इसलिए आपको एक सिद्धांत के अनुसार चलना चाहिए। माइनॉरिटी को खुश करने का मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी का नुकसान कीजिए, आप मेजॉरिटी के हितों का नुकसान करें, उसका भविष्य बर्बाद कर दीजिए। तो ये सब कई लोगों ने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया था। ये निर्वाचन क्षेत्र जो है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, उसको पहले ही मान लिया गया, संविधान सभा बनने के पहले ही। ये सबसे बड़ी बात थी, किसी और देश में नहीं था, मुसलमानों के लिए यही माना गया। और उनको वेटेज भी दिया गया, जिससे कि उनको एक वोट को 4 वोट 3 वोट माना गया उनके, जिससे उनकी मतलब उनका अस्तित्व बना रहे, हर जगह उनकी से बनी रहे। मुस्लिम लीग का निर्माण ही इसी उद्देश्य से हुआ था कि हम लोग शासक रहे हैं, हम लोगों को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, और अल्पमत में हम हैं यहाँ पर, इसलिए हमारे हितों की रक्षा होनी चाहिए। और तीसरी बात करते थे कि हम आर्मी में जो साम्राज्य की रक्षा किया हमने, आर्मी में रह करके हमारा पुलिस का, मुस्लिमों का अधिक कंट्रीब्यूशन है, हिंदुओं का उतना नहीं है, हिंदू बहुत कम थे उसमें आर्मी में। तो इसलिए वो शुरू से उनको प्रेफरेंस दिया जाता रहा, उसी के खिलाफ थे। इनका और कोई मत नहीं, इनका सीधा मत था कि भाई एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, सेकुलर कंट्री हो, जिसमें कि सभी धर्म बराबर हों और सबके बराबर अधिकार हो, सबको एक वोट का अधिकार हो, ए 1 मैन 1 वोट। और जितनी भी अपॉइंटमेंट हैं, नियुक्तियां हैं, वो सब मेरिट के बेसिस पर हों, योग्यता के आधार पर हों, और सबके साथ एक कानून हो। तो पक्के सेकुलर थे वो, धर्म का कहीं नामो निशान नहीं था उनके राज्य की व्यवस्था में। इसलिए उनको ये विलेन के रूप में पेश किया गया कि मुसलमानों के विशेष प्रोटेक्शन के लिए वो कोई काम नहीं करना चाहते थे, उसका कोई एंड नहीं। मुसलमानों को जो कंसर्न गांधी जी मान रहे थे या कांग्रेस मान रही थी, वो इसलिए मान रही थी कि ये लोग इंडिपेंडेंस में साथ दें, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में साथ दें, हमारा कभी साथ नहीं दिया उनका। शौकत अली और सावरकर की भी चर्चा होती है, जब हाँ, शौकत अली उनको दोनों की बातचीत हुई, पत्र लिखते हैं। हाँ, दोनों की बातचीत, पहले पत्र लिखा फिर बातचीत हुई दोनों की। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अब जब ये वहाँ खिलाफत ख़त्म हो चुकी है, तो खिलाफत मूवमेंट केवल हिंदुओं के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा हमारा हिंदू संगठन भी हिंदुओं के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मुसलमानों की आपसी चीज़ है। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन का विरोध करने आए थे वो। कोई हिंदू संगठन भी हिंदुओं के लिए, आपको कभी हम आपके खिलाफ थोड़े काम चल रहे हैं। देखिए क्या क्या है, देखिए आप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा पहले भेजा हुआ संदेश आपको मिल गया होगा सावरकर, बेशक। और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मैंने उस विषय को, हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, उस विषय को आपको एक और रख दिया है, जिसे आप विवादास्पद कहते हैं। शौकत अली, तो बड़ी अच्छी खबर है। हमने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कितनी मेहनत की है, उसकी रोशनी में ये हिंदू संगठन बिना वजह माहौल ख़राब कर रहा है। मुस्लिम समुदाय मुझ जैसे लीडरों से पूछता है कि अगर हिंदू एकजुट होने की बात कर रहे हैं तो हम क्यों न करें। इसलिए स्वराज की खातिर और अपने असहाय देश की खातिर बेहतर होगा हिंदू खुद को केवल भारतीय माने और धार्मिक भेदभाव भूल जाएं। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि आप जैसा राष्ट्रभक्त, जिसने देश की आज़ादी के लिए इतने कष्ट झेले, वो बेवजह सांप्रदायिक मुद्दों में उलझ रहा है। अब आपने कहा है कि आप इससे दूर हो गए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। सावरकर, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है मौलाना साहब। वैसे मैंने संगठन का काम छोड़ने की घोषणा अभी सार्वजनिक तौर पर नहीं की है, उसके लिए आपसे एक वादा चाहिए। वो क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप खिलाफत आंदोलन और अखिल उलमा आंदोलन को कब अलविदा कह रहे हैं। जैसे ही मुझे इसका पता चलेगा, मैं उसी दम अपने आंदोलन को ख़त्म कर दूंगा। शौकत अली नाराज़ होकर, ये कैसे संभव है? व्यवहारिक होकर ठंडे दिमाग से सोचिए। एक विदेशी ताकत हमारे ऊपर काबिज है और हम दोनों के समुदायों को एक बर्बाद करने पर तुली हुई है। ऐसी हालत में अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक होने के बजाय केवल हिंदू संगठन की एकजुटता में लगे रहेंगे, तो बाहरी ताकत का सामना कैसे कर पाएंगे? और कृपया देखिए, इतिहास गवाह है कि आप हिंदू हमेशा मुसलमानों से हारते आए हैं, और यहाँ गलत तुलना न की जाए। यदि हिंदू आज़ादी चाहते हैं तो उसका एकमात्र रास्ता उनका मुसलमानों से हाथ मिलाना है।
सावरकर, ये बातचीत निरुद्देश्य होती जा रही है। मुझे राजनीति में शिरकत करने की इजाज़त नहीं है, ये तब तक नज़रबंदी थी उनकी, इसलिए मैं राजनीतिक बहस में नहीं पड़ूंगा। यही कहना काफ़ी होगा कि जब आप और आप जैसे लोगों ने सार्वजनिक काम शुरू भी नहीं किया था, मेरे कॉमरेड और मैं क्रांति और राजनीतिक जीवन में गहराई तक उतर चुके थे। लिहाजा हमें राजनीति का पाठ न पढ़ाया जाए, गैर जरूरी है। यहाँ जहाँ तक इतिहास की बात है, आपको जानना चाहिए कि अरब का इतिहास 1000 वर्षों का होगा, भारत का नहीं। ये बहुत पुराना है और हर बार जब भी हम हारे हैं, हमने सूद समेत वसूल किया है। एक समय अटक से रामेश्वरम तक मराठों का राज्य था, जिसे उन्होंने मुगलों से छीना था। इसलिए आप ऐसी बहस न करें, इन सीधे प्रश्नों का उत्तर दें जो मैं आपसे पूछे हैं मैंने। आप खिलाफत और उलमा आंदोलन को कब छोड़ रहे हैं? शौकत अली, देखिए, हमने खिलाफत पर कभी छिप कर काम नहीं किया। हिंदुओं को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हिंदू इसका नेतृत्व कर रहा है, गांधी जी। सावरकर, संभव है, अगर एक हिंदू के नेतृत्व में खिलाफत खतरनाक नहीं माना जाता तो एक हिंदू के नेतृत्व में हिंदू संगठन घातक कैसे हो जाएगा? अगर आप हिंदू लीडर पर भरोसा करना चाहते हैं तो संगठन के पर भरोसा करिए, क्योंकि उसका नेतृत्व मुस्लिम नहीं है इसका मतलब थोड़े है कि वो हिंदू संगठन जो है बिल्कुल अब अविश्वसनीय हो गया। वो तो दूसरे संगठन में भी विश्वसनीय बना हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, सांप्रदायिक एकता और देश की खातिर अगर हिंदुओं ने अपने डर को दरकिनार कर हजारों की तादाद में खिलाफत का सहयोग किया, तो उसी सांप्रदायिक एकता और देश की खातिर मुट्ठी भर मुसलमान एक हिंदू संगठन का सहयोग क्यों नहीं कर सकते? दरअसल अपने पसंदीदा विषय पर हिंदुओं को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का शुक्रिया अदा करने के लिए मुसलमानों को समान भाव अपनाते हुए हिंदू एकता के लिए अपना सहयोग देना चाहिए, जो खिलाफत में जो हिंदुओं ने किया था। जैसा कि आपका खिलाफत के बारे में दावा है, हिंदू संगठन में भी गोपनीयता कहाँ है? यह कोई गुप्त संस्था नहीं है, बल्कि आगा खां और हसन निजामी के अभियानों, जो उन्होंने गुप्त अभियान चलाया था कन्वर्शन के लिए, को देखते हुए आप हिंदुओं को संगठित होने के विरुद्ध क्यों सलाह देते हैं? जो कुछ मालाबार, गुलबर्गा, मालाबार वही मोपला विद्रोह, गुलबर्गा, वहाँ भी बहुत दंगे हुए थे, और हैदराबाद रियासत कब्जे में जिला गुलबर्गा में भीषण दंगे हुए हैं, जिनमें कई मंदिर लूट लिए गए और उनमें से कई में आग लगा दी गई, और कोहात में तो नरसंहार हुआ था। ये सब देखते हुए इसके बाद शौकत अली बीच में टोकते हुए, कोहात में क्या हुआ? हिंदुओं ने कोई शिकायत नहीं की, कृपया गांधी जी से पूछें। गांधी जी तब तक उनके साथ थे ना, तब तक उनको पता नहीं था कोहात में क्या हुआ। बाद में कोहात के खिलाफ लिखा था, गांधी जी को भी लिखना पड़ा, तो नरसंहार हुआ था वहाँ। पिछले बार में शौकत अली गांधी से सावरकर, इस मामले में गांधी जी को न लाएं। उन्होंने अतीत में भी ऐसे बहुत सारे बयान दिए हैं जो अपने आप में हल्के थे। मालाबार दंगों के बारे में उन्होंने कहा था एक ही हिंदू का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया था, जबकि हमारे सामने मौजूद तथ्य कुछ और बयान करते हैं। लिहाजा मैं उन बयानों पर ध्यान नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं। कृपया मुझे जवाब दें कि क्या देश और उसकी एकता की खातिर आप खिलाफत जैसे विभाजक अभियानों और हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन जैसे कार्यों से दूरी बनाएंगे? मैं अगले ही पल अपने संगठन को समेटने का काम करूंगा और अपने सहकर्मियों को भी ऐसा ही करने को कहूँगा। शौकत अली, परंतु हिंदुओं को अपने दीन के बारे में बताना हमारे मजहब का अभिन्न अंग है। अपने दीन मैंने अपने मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में। आज सुबह ही मैं एक नौजवान से मिला जिसने मुझे बताया कि बीती रात सपने में उसे खुदा दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मुसलमान बनकर ही वो खुद को बचा सकता है। मैंने उसी वक्त उसे पास की मस्जिद में भेज दिया ताकि कोई धर्म परिवर्तन कर सके। ये ज़बरदस्ती नहीं है, सर लोग सच्चे दीन को अपने अंदर की आवाज़ पर अपना रहे हैं। सावरकर, ठीक है, कुछ देर को मैं मानता हूँ आपकी बात। इसी तरह अगर कल कोई मुस्लिम मेरे पास आकर अपना सपना मुझे सुनाता है जिसमें उसे हिंदू बनने का मार्गदर्शन दिया गया हो, तो मुझे उसकी शुद्धि क्यों नहीं करनी चाहिए? आखिर शुद्धि का लक्ष्य यही है, और ज़बरदस्ती नहीं की जाती, पूरी तरह स्वैच्छिक होती है। शौकत अली, नाराज़गी से, ठीक है, आप अपनी शुद्धि जारी रखिए, हम अपनी तबलीग प्रचार जारी रखेंगे, देखें कौन जीतता है। हम एक इकाई हैं, आपके समुदाय की तरह जातियों और अछूतों और क्षेत्रीय भेदभाव में नहीं फंसे हैं। इसका भी जवाब देते हैं वो। बाद में शौकत अली कहते हैं कि आप मराठियों की यही घमंड देश के बारे में कोई तार्किक दलील सुनने के आड़े आता है। आप मराठे इस देश को अपना या एक नहीं मानते, अन्यथा इसकी एकता की खातिर आप ऐसे विभाजक और सांप्रदायिक अभियानों को
रद्द करने की मेरी सलाह मान लेते, जैसा कि अन्य सूबों में किया है। सावरकर ने कहा, मेरी राय में आप बेवजह मराठियों को दोष दे रहे हैं। शिवाजी की लड़ाई केवल मराठों के लिए नहीं थी, पूरे भारतवर्ष के लिए थी। पिछले 2 दशक में हमने संघर्ष का झंडा जो झंडा फहराया है वो पूरे देश के लिए है। क्या रानाडे, गोखले या तिलक ने केवल महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ी? इस देश में पिछले 50 वर्षों में सभी प्रमुख राजनीतिक दल और क्रांतिकारी अभियान इसी मिट्टी से उपजे हैं। जब बंगाल का बंटवारा हुआ, क्या महाराष्ट्र उसके विरोध में नहीं खड़ा हुआ और ऐसे परिणाम नहीं भुगते जिसे जैसे खुद उनका बंटवारा हो गया हो? जलियांवाला बाग की त्रासदी पर क्या हमने पंजाब के साथ प्रतिरोध नहीं किया और उसी की तरह दुख नहीं झेले? हमने ये सब एहसान स्वरूप नहीं किया। हमारे भाई और देशवासी जब भी जहाँ भी संकट में हों उनके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम इसे अस्वीकार कर महाराष्ट्र के खिलाफ ऐसी घटिया आरोप मत लगाइए। फिर चलता रहता है, लास्ट में वो असफल हो जाता है। इस चर्चा का सर मेरा अंतिम प्रश्न होगा, क्या अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन सावरकर थे और क्या कांग्रेस के भी सबसे बड़े दुश्मन सावरकर थे? दोनों एक ही बात है। समय देखिए, एक चीज़ आप बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसमें एक शून्य पैदा हुआ था देश की राजनीति में। कांग्रेस हिंदू मुसलमान दोनों का प्रतिनिधित्व करने के दावा करती थी। मुस्लिम लीग ओपनली केवल मुस्लिम के हितों की रक्षा की बात करती थी, और मुस्लिम हितों की रक्षा का मतलब हिंदुओं के खिलाफ जो बहुमत में थे। और बल्कि शुरू में जब उसका गठन हुआ तो पूरी तरह स्वयंभक्त बनाए रखना अंग्रेज़ों के प्रति, ये भी उसका मतलब था। अंग्रेज़ों को सहायता करना, अंग्रेज़ों के प्रति स्वयंभक्त बनाए रखना, और केवल यहाँ के जो बहुसंख्यक समाज है उससे हितों की रक्षा करना, ये उसके एजेंडा में था, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूशन में था। आज़ादी की बात कभी नहीं थी। आज़ादी की बात 1916 में पहली बार आई थी, जब तिलक और जिन्ना के बीच समझौता हुआ था। उसी समझौते को बेकार करने के लिए खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए थे महात्मा गांधी। स्वराज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसी के साथ जोड़ा था, इसीलिए वो ख़त्म हो जाए और वो शीर्ष पे आ जाए। महात्मा गांधी शीर्ष पे नहीं थे, उसमें स्ट्रगल कर रहे थे शीर्ष पे आने के लिए। तब तो कई बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, लोकमान्य तिलक थे, तिवारी, जिन्ना भी उनसे सीनियर थे, CR दास थे, ये सब बड़े बड़े पुराने लोग थे, सूर्यनाथ बनर्जी थे वगैरह। तो वो पहुंच गए लीडर। गांधी जी जो शीर्ष पहुंचे हैं कांग्रेस के 1920 में पहुंचे हैं, खिलाफत आंदोलन की बदौलत ही पहुंचे हैं। और एक बार पहुंच गए, उसके बाद फिर वहीं रहे 46 तक वहाँ इस कदर रहे कि उन्हीं की इच्छा से सारे अध्यक्ष बनते थे कांग्रेस के, सारे अध्यक्ष एक्सेप्ट एक टर्म में सुभाष चंद्र बोस उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े और जीते, और उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनको बाहर निकाल करके उनको राजनीतिक रूप से ख़त्म करने का प्रयास हुआ। एक बार बाकी सारे अध्यक्ष जो है वो इनके गांधी जी के सहमत से होते रहे, उनकी पर्सनल चॉइस से होते रहे। पहली बार वो भी, सुभाष भी उनकी पर्सनल चॉइस से हुए थे, क्योंकि नेहरू के बाद और कोई ऐसा था नहीं जो समाजवादियों को बांध के रख सकता। इसके अलावा जो जो पार्टी चलाती थी, कार्यकारिणी समिति, जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस की, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, उसके सारे मेंबर 11 मेंबर थे, सब कांग्रेस के, सब गांधी जी के पर्सनल चॉइस के तो लोग थे। तो इस तरह से वो कांग्रेस के उनको शीर्ष पर उनका जो उनकी आवाज़ अंतिम आवाज़ हुआ करती थी। वो डिक्टेटर भी थे एक तरह से, वो बड़ी अजीब तरह के डिक्टेटर थे वो। मतलब वो बहुत चाल मतलब उसमें बहुत होशियारी थी उस डिक्टेटरशिप में। किसी की हिम्मत नहीं, जो भी उनके खिलाफ गया उसको बाहर जाना पड़ा, चाहे वो जिन्ना हो, पहले जिन्ना ही गए और उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उसके बाद सुभाष गए, उसके और पहले ये याग्निक गए, इंदुलाल याग्निक को बाहर जाना पड़ा, और सहजानंद को बाहर जाना पड़ा। सहजानंद बहुत बड़े नेता थे बिहार के, किसान आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। तो जो भी उनके खिलाफ गया उनको बाहर जाना पड़ा। तो ये हाँ, तो उस शून्य को भरने के लिए जो एक हिंदुओं का एक शून्य, हिंदुओं को कोई रिप्रेजेंटेशन था नहीं कायदे से, क्योंकि कांग्रेस जो है वो दोनों का रिप्रेजेंट करने की बात करती थी, और
मुसलमानों की ओर झुक जाया करती थी अन मौके पर। और मुस्लिम लीग मुसलमानों का, तो हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? वो सवाल था सावरकर के सामने, जो उन्होंने टेकअप किया कि हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, और उसके लिए हिंदू महासभा को तैयार किया। लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि एक तो ध्रुवीकरण हो गया। जब हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो ध्रुवीकरण में जो बड़ी पार्टी होती है, ज़्यादा पुरानी पार्टी होती है, ज़्यादा प्रतिष्ठित होती है, लोग उसकी ओर झुकते हैं। तो हिंदू जो है उसको हिंदू पार्टी जिन्ना तो पहले से ही उसको हिंदू पार्टी कहते थे कांग्रेस को, तो हिंदुओं ने भी उसको हिंदू पार्टी मान लिया। 46 के इलेक्शन सब के सब हिंदू उनको वोट दिए, कांग्रेस को, और मुसलमान सब लीग को वोट दिए। एक तो ध्रुवीकरण इसका कारण रहा। दूसरा कारण जो था वो बड़ा ट्रेजिक था। वो कारण देखिए कि ये कभी भी नेता नहीं बन सके सावरकर, ये क्रांतिकारी रहे, और लोकप्रियता इनका कभी एम नहीं रहा। सच्ची बात कहना, हित की बात कहना देश के लिए। तो जो उन्होंने जात पात विरोधी आंदोलन शुरू किया, वो प्रैक्टिस में उसको लाए। ऐसा नहीं कि लेक्चर दे दिया। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ सर्वजात सहभोज का कार्यक्रम जरूर होता था, जिसमें खुद भाग लेते थे और उसके पहले बोलते थे, भाग भोजन करने के पहले। उसमें नीचे से लेकर के, अस्पृश्य से लेकर के ब्राह्मण तक, और हर तरह के ब्राह्मण को, तो ब्राह्मणों में भी अछूत प्रथा है। तो वो सबको एक साथ भोजन करना होता। जहाँ नहीं ये स्वीकार करते थे लोग, वहाँ जाते ही नहीं थे वो। तो इससे कई ब्राह्मण नाराज हो गए, उच्च वर्ण के लोग, कुछ तो और भी लोग नाराज हो गए। किसी को भी कबूल नहीं था कि हमको भंगियों के साथ खाना खाना पड़े, या महारों के साथ या चमारों के साथ खाना खाना पड़े। उसमें भी बहुत हायरार्की थी, इसका बड़ा विरोध किया उन्होंने। अस्पृश्यों में भी हायरार्की है, उसको पहले दूर करो आप लोग। तो बहुत सारा काम किया उन्होंने, और बिल्कुल जो समझ में आया, उनको रेशनल आदमी थे वो। बीच बीच में गांधी जी की तरह अंतरात्मा की आवाज़ और ईश्वर की आवाज़ की बात नहीं करते थे। जो रेशनल था वही बात करते थे। तो इसकी वजह से उनका बड़ा विरोध हुआ, हिंदू समाज में विरोध हुआ, सवर्णों में विरोध हुआ, और वो पिछड़ों में भी पहुंच गया विरोध, क्योंकि कोई अस्पृश्यों के साथ बैठ के खाना खाने को तैयार नहीं था। बात के लिए ठीक है। तो ये लोकप्रियता उन्होंने ध्यान नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं रखा कि साहब जो है ये पॉलिटिकली करेक्ट होगा कि नहीं करेक्ट होगा। इसलिए हिंदू महासभा वो अपनी जो शून्य को भर नहीं पाई, और देश का विभाजन हो गया। देश का विभाजन रोकने के लिए ही हिंदू महासभा थी। कभी भी उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया, अंत तक उसका समर्थन नहीं किया। एक राष्ट्र मानते रहे, पूरे देश को एक राष्ट्र मानते थे, हिंदू राष्ट्र। मुसलमानों को राष्ट्र नहीं मानते थे, समुदाय मानते थे, क्योंकि उनके धर्म में तो राष्ट्र की कल्पना ही नहीं है। वहाँ तो एक दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम की कल्पना है। जो जो जहाँ इस्लामिक शासन है वो दारुल इस्लाम है दुनिया के कहीं भी हिस्से में, और जहाँ नहीं है वहाँ जो मुसलमान हैं उनका कर्तव्य है कि वो कन्वर्ट करें, लोगों को फोर्सिबली कन्वर्ट करें, संघर्ष करें, और अगर संघर्ष में हारते हैं उसको छोड़ दें, तो वो हिजरत में चले जाएं। जैसे भारत के लोग गए थे खिलाफत के टाइम पर, 20,000 मुसलमान यहाँ से चले गए थे अफ़गानिस्तान। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में तो राष्ट्रीयता कोई अवधारणा ही नहीं है। ऐसे में यहाँ पर हम मुसलमानों से राष्ट्रीय बनने की, राष्ट्रभक्त बनने की आकांक्षा करें, ये तो बिल्कुल अस्वाभाविक होगा, ये अयथार्थ होगा। लेकिन वो एक समुदाय हैं और बड़े समुदाय हैं, उनको बराबर के अधिकार दिए जाएंगे, और उनकी जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चलाने का अधिकार दिया जाएगा। उसको सरकार फंड भी देगी, अगर हिंदू महासभा सरकार बनती है उसको फंड भी देगी। रेस्ट्रिक्शन इतना ही होगा कि जितना उनके टैक्स आता है मुसलमानों का, उसी का प्रोपोर्शन उनको दिया जाएगा। तो वो किसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, और शुरू में तो उनके सब तमाम मुसलमान दोस्त थे वहाँ, जब क्रांतिकारी थे उन्होंने उनकी मार्फत यहाँ पर पिस्तौलें भेजी थी, शस्त्र भेजा था, और कई उनके इतने अच्छे फॉलोवर थे कि अलीगढ़ स्कूल वाले मुसलमानों के विरोध के बावजूद इनके साथ लगे रहे। आसफ अली भी उसमें एक थे, जो कांग्रेसी, बहुत बड़े कांग्रेसी थे, और आसफ अली के पति। और सिकंदर हयात खां थे, बड़े क्रांतिकारियों में से वो थे, जो यूनियनिस्ट पार्टी के पंजाब के पहले प्रधानमंत्री बने। तो सर जो सावरकर का हिंदुओं के लिए स्टैंड लेना रहा, शायद वही कारण रहा कि कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन सावरकर रहे। गांधी जी का विरोध भी किया उन्होंने,
गांधी जी कई दफा हैदराबाद में तमाम दंगे हुए, वहाँ पर मुसलमानों हिंदुओं को निकाला गया, सभी पदों से मुक्त कर दिया गया, उनको मतलब सारे पद छीन लिए गए। सारे टैक्स हिंदू देते थे, उनकी 80% थे जी और 20% लोग राज करते थे। तो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था उसके खिलाफ आंदोलन चलाया है हिंदू महासभा ने, और कांग्रेस के लोगों ने भी आंदोलन में भाग लिया। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये सांप्रदायिक हो जाएगा। तो सुमित कुमार ने अपनी किताब में लिखा कि सांप्रदायिक होने का डर था, इसलिए गांधी जी ने मना कर दिया। इसके बावजूद आंदोलन चला। वहाँ के जो कांग्रेसी थे उन लोगों ने अलग पार्टी अपनी बना के चलाई उसको, और अंडरग्राउंड हो गए वो लोग, बाद में कम्युनिस्ट हो गए। वारंगल और तेलंगाना में कम्युनिस्ट मूवमेंट उसी की वजह से आ गया। तो वो बचाने के लिए जो गांधी जी कर रहे थे, हिंदुओं को सेक्रीफाइस कर रहे थे। कश्मीर में तो जो वहाँ मूवमेंट चल रहा था राजा के खिलाफ, उसके साथ थे, और हैदराबाद में जो निज़ाम के खिलाफ चल रहा था उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो हिंदू चला रहे थे, वहाँ मुसलमान चला रहे थे। वहाँ हिंदू राजा था, यहाँ मुसलमान राजा था। तो ये तो सरासर न्याय की बात थी ना। अति, अपनी किसी चीज़ की अति नहीं पार करना चाहिए ना, अति नहीं करना चाहिए। आप बैलेंस कभी मेंटेन करिए। बैलेंस वो उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैंने आपको कारण बताया। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी थी, बहुत लंबा चौड़ा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था और प्रभाव था उसका पूरे देश में। हाँ, तो बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया था उसके शुरू में, तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो लोकमान्य तिलक, गोखले, इन सब को कंट्रीब्यूशन से बनी थी। बहुत पुरानी संस्था थी। तो गांधी जी बहुत बाद में आए, 2015 वो 1915 में आए। तो इसलिए वो जो उनका मंतव्य था वो पूरा नहीं हो पाया, और अंत में उनको निराश होना पड़ा। जी सर। हाँ, गांधी जी के मर्डर के बारे में कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ सर, मेरा प्रश्न वही आने वाला था कि एक आरोप ये भी लगता है कि गांधी जी का जो हत्या हुई थी उसमें जो एक मुख्य कारण थे, या फिर कहें कि एक जो प्रेरणा स्रोत थे, वो सावरकर थे, गोडसे के। अगर थे तो कोर्ट जो सरकार की ओर से बनी थी, कांग्रेस की ओर सरकार की ओर से बनी थी और इंडिपेंडेंट थी, और उसकी में पैरवी कर रहे थे, दफ्तरी साहब पैरवी कर रहे थे, जो जाने माने वकील थे, और बॉम्बे सरकार, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के वो अटॉर्नी जनरल थे, और बाद में वो देश के सॉलिसिटर जनरल बने, और देश के सबसे बड़े जो होते हैं वो बने पूरे देश के। बाद में उनको प्रमोशन हुआ। वो परस्यू कर रहे थे केस को सरकार की ओर से, प्रोसिक्यूशन की ओर से वो थे। उनके बावजूद, उनके सारे तर्कों के बावजूद सावरकर को कोर्ट ने छोड़ दिया, बाइज्जत बरी किया था। ये गलतफहमी है लोगों को कि संशय के आधार पर छोड़ा था। बाइज्जत बरी किया था क्योंकि जिसके बयान पर जो मुखबिर बना था ना, उसी के बयान था इनके खिलाफ, उसको काट दिया गया था, और किसी ने कॉरोबोरेट नहीं किया, और सावरकर ने उसको अच्छी तरह से काट दिया था, क्योंकि वो कहता था उसी की बात के आधार पर उसने माना था कि हम नीचे ऑफिस बैठे थे, जो हिंदू महासभा का ऑफिस था, सावरकर रहते थे ऊपर। तो दोनों उनकी बात कैसे सुन सकता था? ये ऊपर गए ही नहीं थे, ये जो नाथूराम गोडसे और उनके साथी। तो उसने ये बयान दिया था कि वहाँ ऊपर गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया सफल हो। तो ये कैसे नीचे से कैसे सुन सकता था हम लोगों की बात? तो खुद कहता है कि हम नीचे बैठे हुए थे। तो वहाँ बैठ ऐसी कोई सवाल, ये सब पूरा एकदम फ्रेम था, उसको छोड़ा ही गया था। इसलिए मुखबिर बना करके उसको आश्वासन दिया गया था कि तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, सावरकर को फंसाओ। तो सावरकर को फंसाने के केवल एकमात्र वो था, और कोई सबूत नहीं था। नाथूराम गोडसे उससे बहुत पहले अलग हो चुके थे। इसलिए अलग हुए थे कि ये लोग जो है वो जो हिंदू मुस्लिम दंगों में वो काम नहीं कर रहे थे जो लोग करना चाहते थे, खासकर नोआखाली में। वो नोआखाली गया था, वो बख्तर उख्तर पहन के नोआखाली गया। वहाँ से लौटने के बाद ही उसने ये सब काम शुरू किया। गोडसे या सावरकर? हाँ, गोडसे गया था, और भी लोग गए थे, जो लोग उनके साथ थे ना काम करने वाले, आपटे, वो भी गया था। ये जो था ये व्यापारी था, अस्त्र का व्यापारी था, जो मुखबिर बना था। अच्छा। उसी के कहने से सावरकर को गिरफ्तार किया गया था। कोई धारा नहीं लगाई जा सकी। प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको लिया गया, बाद में धाराएं गढ़ी गई। तो इतना कमज़ोर केस था। अच्छा, फिर
छोड़ दिया आत्माराम जी ने, कोर्ट ने, तो कई लोग हाई कोर्ट गए थे, सरकार भी हाई कोर्ट गई थी। इस मामले में क्यों नहीं गई? सरकार ने मान लिया डिसीजन को, डिस्पाइट कि इट वाज आर्ग्यूड बाई दफ्तरी। दफ्तरी जी ने खुद नहीं रिकमेंड किया कि इसके खिलाफ सेकंड अपील की जाए हाई कोर्ट में। ये तो बाद में एक कमीशन बिठाया इन लोगों ने, ये कमीशन बिठाया गलती से, उनकी लोकमान्य तिलक के नाती थे केतकर, जब ये सब लोग छूट के आए, जो जिनको आजीवन कारावास मिला 14 साल का, लौट के आए तो उनके फंक्शन हुआ है उनके स्वागत में, उसमें उन्होंने बोल दिया कि मुझे पता था कि षड्यंत्र हुआ था। नाम नहीं लिया सावरकर का उन्होंने, मुझे पता था कि षड्यंत्र हुआ था उनको मारने, 6 महीने पहले पता था उनकी मौत के। लेकिन और मैंने इसकी खबर भी दे दी थी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को उस समय तदाकलीफ, उसमें प्रधानमंत्री कहे जाते थे, खैर। तो सवाल उनके लिए, सरकार चौकन्ना हो गई कि भाई ये ऐसा बड़ा सीक्रेट है ये। तो एक कमीशन बिठाया गया, पहले गोपाल स्वरूप पाठक उसके एवन मेंबर कमीशन बिठाया गया, वो चले गए, गवर्नर हो गए, फिर वो सरकार में आ गए, तो वो काम नहीं कर पाए, 3 महीने में काम करना था, नहीं कर पाए। फिर कपूर को बनाया गया, काफ़ी गैप के बाद कपूर को बनाया गया। तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी सावरकर की। डेथ के बाद उनको इम्प्लीकेट किया गया, जबकि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था, केवल 3 टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे कि क्या ऐसा कोई बयान दिया था उन्होंने, केतकर ने, और बयान दिया था क्या, उसको क्या उन्होंने सरकार को भिजवाया था, खबर भिजवाई थी, और उसका आधार क्या था बयान का, कि हमको खबर थी कि षड्यंत्र हुआ। उसमें सावरकर के बारे में कुछ भी नहीं रेफरेंस दिया गया। सावरकर दोषी हैं कि नहीं दोषी, तो सब डिसाइड हो चुका था, उसके बारे में कुछ भी नहीं था। लेकिन कपूर साहब उसके बियॉन्ड जा कर के वो फिर उसी आदमी के बयान लिया जो शस्त्र का विक्रेता था, और जो जिसका झूठ साबित हो चुका था, कुछ और लोगों का बयान लिया जो उस कोर्ट के समय नहीं आए थे, प्रॉपर ट्रायल के टाइम पर नहीं आए थे, उनकी जिरह नहीं हुई थी, उसको ले वो करके फिर उनको फ्रेम कर दिया कि हाँ ये भी षड्यंत्र में शामिल थे। केवल कपूर ने, तब तक सावरकर की डेथ हो चुकी थी जी। उनकी मौत के बाद उनको इम्प्लीकेट किया गया। क्यों किया गया भाई? जबकि टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं था, कमीशन काम ही नहीं था। कमीशन काम ये थोड़े है कि जो कोर्ट में होता है, दोनों पक्षों को मौका दिया जाता है और वो जिरह होती है, कहाँ होती है कमीशन में? कमीशन में जिरह नहीं होती, कमीशन क्रॉस एग्जामिन नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर।